राजनीति के चाणक्य, सियासी रणनीतिकार, बड़े बड़े नेताओं को जीत का फार्मूला सुझाने वाले जादूगर। जो भी कहेंगे पीके के नाम के साथ कामयाबी अपने आप जुड़ जाती है। लेकिन दूसरों के लिए सियासी रणनीति बनाने वाले पीके के मन में अब कुछ और है। प्रशांत किशोर अब दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए रणनीति लेकर आए हैं, वो भी राजनीति की। सियासी मैदान में उन्हें कूदना चाहिए या नहीं, इसके लिए वो पांव पैदल बिहार को नापेंगे। 2 अक्टूबर से मैं स्वयं पश्चिमी चंपारण गांधी आश्रम से 3000 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू करूंगा। राजनीति में उतरने से पहले पदयात्रा शायद उसी प्लान का हिस्सा है। वैसे पीके के मन में पदयात्रा का यह फार्मूला यूं ही नहीं आया है। कांग्रेस में उनकी दाल नहीं गली, जेडीयू में गए तो भी नेता का चोला बहुत जल्दी उतर गया। बीजेपी में भी कभी जाने की इच्छा रही लेकिन वो भी हो नहीं पाया। इसीलिए अब ये ताजा सोच है। प्रशांत किशोर बिहार के विकास के लिए नई सोच पैदा करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें नीतीश और लालू के साथ साथ बीजेपी जैसे स्पीड ब्रेकर नहीं बल्कि बैरिकेड को पार करना होगा। ऐसे में अब सवाल यह है कि अपने नए प्लान में पीके कितने कामयाब हो पाएंगे। बिहार के साथ साथ राष्ट्रीय राजनीति में अपनी उपस्थिति कैसे दर्ज कराते रहेंगे। एबीपी न्यूज के स्पेशल शो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो देंगे इन्हीं सब मुद्दों का जवाब। नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज के इस नए और खास कार्यक्रम में जिसका नाम है प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस का नया सीजन लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। हर हफ्ते हम एक नई शख्सियत को लेकर आपके सामने पेश होंगे और कोशिश होगी कि वो तमाम सवाल जो आप जानना चाहते हैं वो मैं और मेरे कुछ साथी जो यहाँ मौजूद रहेंगे वो सवाल उस शख्सियत से पूछ सकें। तो पहला एपिसोड है, तो पहले एपिसोड में पहली बड़ी शख्सियत आनी चाहिए और जो बड़ी शख्सियत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। बीते कुछ महीनों से डिजिटल पे वो छाई हुई है, टीवी चैनल्स पे छाई हुई है, अखबारों में छाई हुई है, जिसका नाम है प्रशांत किशोर। स्वागत है आपका प्रशांत किशोर जी। प्रशांत जी चुनावी रणनीतिकार हैं और अब मैं ये कह सकता हूँ कि रणनीति बनाते बनाते इन्होंने अपने लिए भी एक रणनीति बना ली है क्योंकि नेता बनने जा रहे हैं। ठीक है, तो मेरा पहला सवाल आपसे है और वो ये कि क्या आपको नेता बनाते बनाते नेता बनने का शौक चढ़ गया? आप चुनाव लड़वाते थे, आप बताते थे कि ऐसी गणित है, ये समीकरण है, ऐसा आदमी खड़ा करो, वो आदमी बताओ। सब पार्टियों को आपने सलाह दे दिया, सबसे सीख लिया, सबकी कमजोरियां पता कर ली, अब मैं जाता हूं, मैं नेता बनता हूं। नहीं जी, देखिए पहली बात तो ये है कि नेता तो समाज और लोग ही बनाते हैं। कोई किसी को, हम जैसे व्यक्ति तो किसी को नेता बिल्कुल ही नहीं बना सकते हैं। ये तो बिल्कुल हाईली ओवररेटेड बात है कि हम लोग किसी को नेता बनाते हैं। जब नेता बने हुए हैं, पार्टियां बनी हुई हैं, उनका एक प्रयास है, लोग उनको जिताते हराते हैं, हम लोग उसमें कहीं जो कुछ अवसरों पे उनके भागीदार हो सकते हैं। ऑन द मार्जिन वी कैन कंट्रीब्यूट समथिंग in form of them being a bit more organized, them being a bit more efficient in their effort. जहाँ तक मेरे अपने जर्नी का सवाल है, तो जैसा मैंने बंगाल और तमिलनाडु के चुनावों के परिणाम आने के दिन 2 मई 2021 को बताया था कि मैं अब वो काम 10 साल वो काम करने के बाद उस चीज़ से अपने आप को मुक्त कर रहा हूँ, आगे वो काम उस फॉर्म में नहीं करूँगा। फिर 1 साल का समय अपने लिए मैंने लिया ये सोचने के लिए कि आगे मुझे क्या करना चाहिए और अंततः सारे सलाह मशवरे सोच विचार के बाद ये तय किया है कि अपने राज्य बिहार में जाकर वहाँ पर एक प्रयास करें। उसी के तहत आप देख रहे हैं कि जो मैंने घोषणाएं करी हैं पिछले 2-3 दिनों में कि वहाँ जाना है और जनता से जाकर बातचीत संवाद स्थापित करना है और उनसे बात करके तय करेंगे कि आगे का रास्ता क्या होगा। आपने भी वही फॉर्मूला अपनाया जो अमूमन हर पार्टी अपने लॉन्चिंग के साथ अपनाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस पटना में कर रहे थे, आपके पीछे बापू की तस्वीर थी। बापू सबसे बड़े आइकन बन गए हैं नेताओं की मार्केटिंग इमेज बनाने के लिए। इस देश में बापू का इस्तेमाल सब ने किया। मैं सबसे पुरानी पार्टी से लेके सबसे नई नवेली पार्टी तक की बात कर रहा हूँ, पर बापू के पदचिन्हों पर कोई चल नहीं पाया। बापू को बेचा सबने, पर बापू के रास्ते पे चला नहीं। मैं कैसे मानूं प्रशांत किशोर जो तमाम राजनीतिक पार्टियों को सलाह देते आ रहे थे, जिनकी बिना सलाह की बिना पर वो चुनाव जीतते आए या हारते आए, जैसा भी हुआ, वो बापू के रास्ते पर ही चलेंगे?
नहीं, पहली बात तो यह है कि मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि पार्टियां बापू का इस्तेमाल कर रही हैं। मेरी सोच तो यह है कि बापू का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। उनके अगर मार्केटिंग के हिसाब से भी आप देख लें तो भी नहीं हो रहा है। जिस पार्टी को उन्होंने बनाया, जिस विचारधारा को उन्होंने आगे बढ़ाया, वो लोग भी बापू को इतने जितना उनका इस्तेमाल, अगर आप इस्तेमाल शब्द का इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो भी उनका इतना यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो आप करेंगे? नहीं, आप कैसे करेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि महात्मा गांधी से बढ़ के आज इस देश में कोई आज तक न कोई बड़ी शख्सियत, राजनीतिक शख्सियत कोई आया है, न आने वाले कई दशकों और तक आएगा। तो मेरे जैसे साधारण व्यक्ति के लिए, जिसकी कोई ऐसी लेगेसी नहीं है, जिसका अपना कोई बैकग्राउंड एक सामान्य नागरिक होने के अलावा कुछ नहीं है, मेरे लिए तो सबसे बेहतर यही है कि मैं उनसे ही उनकी आइडियोलॉजी से ही अपने आप को अलाइन करूं, या उनके थॉट प्रोसेस से या उनके बताए हुए रास्तों से अलाइन करूं। दूसरी जो आपने बात कही, कोई फॉलो नहीं करता है, फॉलो करना इतना आसान भी नहीं है। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ट्राई योर लेवल बेस्ट। अब जो उन्होंने बात कही, जो उन्होंने मापदंड स्थापित किए, वो संभव नहीं है सामान्य व्यक्ति के लिए, और खासकर हम जैसे साधारण व्यक्ति के लिए तो बिल्कुल ही संभव नहीं। आप प्रयास कर सकते हैं, जिसको भी आप आइडियोलॉग मानते हैं, जिसके आइडियल्स को आप फॉलो करना चाहते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप उनके हर बात को अपने रियल जीवन में उतार पाएं। आप एक प्रयास कर सकते हैं, उससे आप इंस्पायर्ड हो सकते हैं। आज आपने सभी पार्टियों के साथ काम किया, डायरेक्टली सभी पार्टियों के साथ तो काम नहीं किया, लेकिन मैं गिना देता हूँ, कई पार्टियों के साथ, बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, टीआरएस, डीएमके, कोई छूट रहा है? नहीं, टीआरएस के साथ मैंने काम नहीं किया, शिवसेना के साथ भी काम नहीं किया, लेकिन ठीक है, बहुतेरे पार्टियों के साथ मैंने काम किया है। इसमें तो इनमें से कोई भी है जो महात्मा गांधी के रास्ते पे चल पा रहा है? देखिए, अगर आप जाकर उनसे पूछेंगे, वो तो हाँ बोलेंगे। तो भाजपा वाले भी ये कहेंगे। इस देश में अगर आप सामाजिक जीवन में, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में हैं, तो बापू को छोड़कर तो आपका एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता है। अब कितना आप उनको पकड़ते हैं और कितना उनको फॉलो करते हैं, ये आपके विवेक और आपके कैरेक्टर पे डिपेंड करता है, लेकिन उनको छोड़कर तो राजनीति नहीं हो सकती है, ऐसा मुझे मानना। इसीलिए पदयात्रा, दांडी मार्च की तर्ज पर मैं भी पदयात्रा करूंगा। गांधी जी के बर्थडे से शुरू कर रहे हैं आप। इतने बड़े शख्सियत कॉपी कर रहे हैं? बिल्कुल कॉपी नहीं कह सकते हैं। मैंने ये कहा कि मैं वहाँ बिहार के लोगों के पास जाना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बाहर से आ रहा हूँ। मैं एक तरह से आप कह सकते हैं कि ग्रास रूट से उठा हुआ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं हूँ। तो मुझे ज़्यादा समय, ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा लोगों के साथ कनेक्ट होने में, उनको ये बताने में कि मैं गंभीरता से और पूरी सिंसियरिटी से उनके साथ जुड़ना चाहता हूं, उनकी बात समझना चाहता हूं, अपनी बात उनको बताना चाहता हूं। आप और आपकी संस्था, जिसके साथ भी आप जुड़े रहे, आईपैक जैसे लोग, वो सर्वे करते थे, वो लोगों के पास जाते थे, लोगों को टटोलते थे, उनके मन में क्या जानने की कोशिश करते थे, और उसी बिना पर आपका जो भी, जिसके भी आदेश पे आप करते थे, उसको आप सलाह देते थे, रिपोर्ट्स देते होंगे। तो जनता के बीच तो आप थे, जनता की नब्ज तो आप समझते हैं, फिर ये पदयात्रा का करने का खेल क्यों है ये? नहीं, देखिए, जब एक तो हम लोग क्या करते थे, अच्छी बात यह है कि लोगों को पता नहीं है कि क्या करते हैं। शायद ही कोई किसी के लिए हम लोग, किसी की समझ में हम लोग नारे लिखते हैं, किसी की समझ में हम डिजिटल करते हैं, किसी की समझ में हम लोग सर्वे करते हैं, और मेरे शायद जो कुछ भी जिसको लोग सफलता मानते हैं, वो उसकी एक वजह ये रही कि लोगों को पता ही नहीं कि हम करते तो क्या। बता दीजिए ना, तो इससे अच्छा मौका क्या होगा? बेसिक तो अलग अलग पहलू हैं इन चीज़ों के। जो काम पहले करते थे उसमें स्वाभाविक तौर पर जिन नेता या जिस पार्टी के साथ काम कर रहे होते हैं, उनके लिए जो विषय उनके लिए इम्पोर्टेंट हैं, उनकी जो कमियां हैं या जिन जनता की उनसे जो अपेक्षाएं हैं, उसको समायोजित करके उनको बताना, उसको रिस्पॉन्ड करना, वो एक अलग बात है। जब मैं व्यक्तिगत तौर से प्रशांत किशोर जाकर बिहार में ये कह रहा हूँ कि मैं आपकी बात समझना चाहता हूँ, जनता से जुड़ना चाहता हूँ, उनके मुद्दों को समझना चाहता हूँ, तो उसके लिए तो आपको ये प्रयास स्वयं से ही करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास सर्वे नहीं होंगे। मैंने भी सर्वे एजेंसीज के माध्यम से या दूसरे विधाओं के माध्यम से लोगों के बात को समझने की कोशिश करी होगी। और मेरे डिसीजन आपने भी सर्वे करवाया कि मुझे पदयात्रा पर निकलना चाहिए? नहीं, यात्रा पर निकलना तो ये रिस्पॉन्स है। अच्छा। कि बिहार में एक अर्ज है कि भाई कुछ दूसरा, एक नया प्रयास होना चाहिए। इस बात को तो आप बिहार में जब घूमेंगे, बिहार में लोगों से बात करेंगे, तो बाई एंड लार्ज लोग इस बात को आपको बताएंगे कि भाई 30 बरस के लालू जी और नीतीश जी के राज के बाद अब बिहार में कुछ नया और अलग होना चाहिए। तो उतना तक तो आप मान सकते हैं कि वो आप नीचे सर्वे कह लें, ग्रास रूट फीडबैक कह लें, या जिस तरीके से भी वो आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहें,
मान लीजिए आप पत्रकारिता करते हैं, आपके चैनल वाले भी जाकर अगर पूछेंगे तो मोर और लेस लोग ये बताएंगे कि भाई बिहार में कुछ नया होना चाहिए। और लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? लोग ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि पिछले 30 साल से लालू जी और नीतीश जी का राज है वहाँ पे। पहले 15 साल लालू जी वहाँ रहे और उनके समर्थकों का ऐसा दावा है, जो कि ठीक भी है, कि हमारे कार्यकाल में आर्थिक विकास हुआ या नहीं हुआ, सामाजिक न्याय की बात हुई। जो समाज में गरीब, सामाजिक तौर पे या आर्थिक तौर पे जो पिछड़े लोग थे उनको आवाज़ दी गई, सोशल एम्पावरमेंट की बात करी गई। उसके बाद का जो 14-15 साल का काल है, जो अभी नीतीश जी का समय है, इनके लोग या नीतीश जी या उनके समर्थक ये कहते हैं कि भाई हमने हमारे समय में आर्थिक विकास किया, आधारभूत संरचनाओं को बनाने में हमने कोशिश करी है, बिहार में सड़क आई है, बिजली आई है। इन दोनों बातों में अगर आप ऑब्जेक्टिवली देखें तो दोनों के दावों में कुछ सच्चाई है। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ। तो इन बातों में सच्चाई है, इसको मैं मान रहा हूं। लेकिन सच्चाई का एक दूसरा पहलू यह भी है कि इस 30 बरस के राज के बाद बिहार आज देश का सबसे गरीब और सबसे पिछड़ा राज्य है। इसको कोई झुठला नहीं सकता है। ये प्रशांत किशोर के दावे नहीं है, प्रशांत किशोर के आंकड़े नहीं है, भारत सरकार के आंकड़े, सारे संस्थाएं जो बता रही हैं कि देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार है। विकास के ज़्यादातर मानकों पर बिहार आज सबसे निचले स्थान पर खड़ा है। ये आपको क्या बताता है कि भाई जिस तरीके से राज्य 30 वर्ष पे चला है और दो बड़ी शख्सियत, दो बड़े दल, उन्होंने पूरी कोशिश करी ही होगी। भाई जब वो सरकार चला रहे थे या अभी जो नीतीश जी सरकार चला रहे हैं, कोशिश तो वो भी कर रहे होंगे कि अच्छा हो, लेकिन इसके बावजूद स्थिति नहीं बदली है, एटलीस्ट उस तरीके से नहीं बदली है जैसे जनता की अपेक्षा रही होगी। तो एक नए सोच और नए प्रयास की ज़रूरत है। मैं क्या कह रहा हूँ कि वो नई सोच और नया प्रयास किसका हो? वो किसी एक व्यक्ति का हो, एक दल का हो, प्रशांत किशोर का हो या किसी दूसरे व्यक्ति का हो। मेरा ऐसा मानना है कि जो समस्याएं हैं वो इतनी बड़ी हैं, इतनी जटिल हैं कि कोई एक व्यक्ति या एक दल ये दावा नहीं कर सकता है कि इन समस्याओं का से मैं निजात दिला सकता हूँ। इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोग कर सकते हैं। उनके साइड से अगर सामूहिक एक प्रयास हो तो शायद ये किया जा सकता है। आपने कोशिश की, जिन दो आदमियों को आप बिहार के 30 साल के राज के बारे में इशारा कर रहे हैं, लालू जी और नीतीश जी, दोनों को आपने एक साथ लिया है जी। 2015 में आपने चुनाव लड़वाया, चुनाव जितवाया और फिर आपने उन्हीं लोगों को धोखा दे दिया। मैंने क्या धोखा दिया? आपके पास मौका था उनके साथ मिलकर जो बिहार की स्थिति को ठीक करने का। बिल्कुल सही बात। आप निकल के कहीं और चले गए। बिल्कुल सही बात आपने कहा। देखिए, पहली बात तो मैंने जिताया हराया वो तो नहीं है, लेकिन 2015 का जो प्रयास था 2015 के प्रयास में दोनों दल कांग्रेस के साथ में आए। पहली बार महागठबंधन का अगर आप घोषणा पत्र देखेंगे तो वो कोई साधारण या नॉर्मल घोषणा पत्र ना होने के बजाय 7 पॉइंट एजेंडा, जिसको आज भी नीतीश के साथ निश्चय करके आज भी वो प्रोग्राम बिहार सरकार का चल रहा है। उस 7 पॉइंट प्रोग्राम को बनाने के लिए उस समय जो काम मैं करता था उसके तहत ही 40,000 गाँवों से इनपुट निकाले गए। 40,000 गाँवों में जाकर लोगों को पूछा गया कि भाई अगले 5 साल में आपकी सरकार को क्या करना चाहिए। और जो सबसे प्रमुख 7 मुद्दे निकल कर आए, नलियों का पक्कीकरण, नल का जल, ये सारी स्कीम उससे निकाले गए। लेकिन मैं सरकार में तो शामिल हूँ नहीं। जीतने के बाद सरकार ने उसको कार्यक्रम को लागू किया। अब कितनी अच्छाई और कितनी संजीदगी से उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया है, ये तो जनता को तय करना है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ प्रशांत भाई, देखिए मैं तो सरकार, आप उस सरकार के साथ थे। नहीं, आपने फिर जेडीयू ज्वाइन की, नहीं, आपको नहीं, पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया। बिल्कुल नहीं, वो सत्ता में थे आप लोग भाई। नहीं, ये बिल्कुल अलग बात है। आप 2015 और 2018 वही बात है कि राहुल गांधी का कि मेरा कांग्रेस से संबंध नहीं है। मैं प्रशांत किशोर जेडीयू में थे, जेडीयू सत्ता में थी, जेडीयू का मुख्यमंत्री था। नहीं, मैं आपको फिर उसको क्लियर कर दूं। ये 2015 की बात और 2018 की बात को आप जोड़ रहे हैं। हाँ। जो बात महागठबंधन और 7 निश्चय और एजेंडा तय करने की जो बात है वो 2015 की बात थी। उसके बाद नीतीश कुमार जी ने मुझे वहाँ पर एडवाइज़र के तौर पे अपॉइंट किया था। मैंने जदयू कभी ज्वाइन उस समय नहीं किया था। उस चीज़ को मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये एडवाइज़र के तौर पे इन चीज़ों को नहीं कर सकते और नीतीश जी काम कर ही रहे थे। मैं अपने काम में वापस लौट गया। 2018 में मैं वापस गया हूँ। उस समय जब मैंने दल ज्वाइन किया, सरकार नहीं ज्वाइन करी। जहाँ तक सरकार के कामकाज का मामला है, मेरा ऐसा दृढ़ यकीन है और ऐसा मानना है कि सरकार में उन्हीं लोगों को हस्तक्षेप करना चाहिए। सरकार के डेली रोजमर्रा के जो कामकाज है उसमें उन्हीं लोगों को हस्तक्षेप करना चाहिए जो अंडर ओथ हैं। आप पार्टी में जितनी बड़ी शख्सियत हो, पार्टी में आपकी जितनी बड़ी जिम्मेवारी है, आप संविधान के ओथ के अंडर नहीं हैं।
इसलिए आपको सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन सरकार, जो पार्टी जिसकी सरकार है, उसके हिस्सा होने के नाते अगर कोई मेरा दोस्त है तो मैं उससे मुक्त नहीं हूँ, वो शेयर मुझे अपने सर पे लेना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई आगे प्रयास ना करूँ। आप और मैं जब बात कर रहे हैं, सामने जो मेरे मित्र बैठे हुए हैं, इनमें से आधे से ज़्यादा बिहार के हैं। संभव है। हम मुझसे बेहतर ये बिहार को समझते हैं, और मैं ये भी कह सकता हूँ कि शायद आपसे भी बेहतर बिहार बिल्कुल समझते हैं। और ये आपको बताएंगे कि पहली बार 7 पॉइंट जो प्रोग्राम बना, ऐसा कभी प्रयास बिहार में कम से कम पिछले 20-25 साल में तो हुआ नहीं। मेरा यही तो प्रशांत जी, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेवारी जो लोग मुख्यमंत्री हैं, जो मंत्री हैं, जो सरकार में बैठे, उनकी है, वो प्रशांत किशोर की नहीं है। बिल्कुल सही बात है। मैं उस समय अपने रोल में इतना ही कर सकता था कि जो एजेंडा सरकार का बने वो जनमानस के अपेक्षाओं और आशाओं के अनुरूप हो। ये उसके आपने एक एजेंडा दिया, सरकार बन गई, जनता ने उस पर भरोसा किया, वोट किया, सरकार बन गई। आपने 18 में पार्टी ज्वाइन की, उपाध्यक्ष बने जी। जनता को क्या लगेगा कि प्रशांत किशोर आए हैं, अब हमारी किस्मत बदलेंगे? नहीं। जो आप 18 में नहीं कर पाए, वो 22 की जनता क्यों मानेगी बिहार की? भाई बिल्कुल नहीं मानना, पदयात्रा करने निकलेंगे, बिल्कुल नहीं जनता क्यों आपके पीछे आएगी? समझाइए ना इस बात को। बिल्कुल जनता को नहीं मानना चाहिए, जनता को वेट करना चाहिए, जनता को देखना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं ये बिल्कुल दावा नहीं कर रहा हूं कि जनता मेरे पीछे खड़ी हो जाएगी। अभी तो कोई बिहार में चुनाव है नहीं। बिहार में चुनाव 2025 नवंबर दिसंबर में है, जो कि 3.5 साल दूर है। अगर मुझे कोई पार्टी बनाकर चुनाव लड़ना होता तो चुनाव के 6 महीने पहले, साल भर पहले जाके ये प्रयास कर सकता था। मैं 3.5 साल पहले अपना सब कुछ छोड़ के बिहार में जाकर अगर कुछ करना चाहता हूं तो मेरे प्रयास करने पर आपको क्या आपत्ति है? कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको शक है, नहीं शक है तो आप शक को बिल्कुल रखिए। मैं आपके माध्यम से हर वो व्यक्ति जिसको शक है उससे यही अनुरोध करूंगा कि आप अपना शक बरकरार रखिए, अब उसको बनाए रखिए। अलाउ मी टू वर्क, अलाउ मी टू डू, और जज मी विथ माई एक्शन। मैं जो अगले आने वाले महीनों और सालों में करूंगा, मुझे उसके आधार पर आप जज कीजिए। अपनी शंकाओं को अपने साथ रखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो मैंने 10 साल किया है, लोग तो मुझे उसी के आधार पर आंकेंगे, उनकी गलती नहीं है। अगर मुझे लोगों का विश्वास जीतना है तो मुझे अपनी ओर से और बेहतर प्रयास करने होंगे, मुझे और विश्वसनीय व्यक्ति के तौर पे उभरना होगा, मुझे और उनके साथ जुड़कर काम करना होगा। वही तो करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो आपकी हम्बलनेस है ना, ये आपका यूएसपी है। नहीं, ये इस पे आप अच्छे नेताओं को सिखा दिया आपने, जिनके साथ आपने काम किया है। मैं कह रहा हूं, अब दोनों बात आप ही कह रहे हैं। मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं। मेरी तारीफ की आपको जनता साथ देगी, इस पे मुझे शक है। बिल्कुल, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप सफल हो। देखिए, होंगे नहीं होंगे ये आपके कारों पर डिपेंड करता है। मैं आपको बता रहा हूं, जो लोग बता रहे हैं कि भाई ये बहुत कठिन है, जनता इन पर क्यों विश्वास करेगी, इन बातों का मुझे एहसास है। ये कठिन है, इसीलिए तो इतना 4 साल पहले प्रयास शुरू कर रहे हैं। इसके लिए ज़्यादा समय लगाना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा अपनी विश्वसनीयता बनाने के लिए मुझे और ज़्यादा प्रयास करने की जरूरत है। और लेकिन मेरा सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट यह है कि आप मुझे प्रयास करने से रोकना क्यों चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल शुभकामनाएं हमारी भाई। पंकज झा बैठे हुए सवाल पूछेंगे आपसे। पहला सवाल पंकज झा पूछना चाह रहे हैं आपसे। प्रशांत जी, आप भी बिहार से, हम भी बिहार से। बड़े बुजुर्ग कहते रहे कि ठेस लगने से बुद्धि बढ़ती है, उसी से जुड़ा हुआ सवाल है। 2017 में आपने कांग्रेस के साथ हाथ जलाया, यूपी का चुनाव था, 2 लड़के लेके आए थे। 2021 में, पिछले साल भी कांग्रेस में आते आते आप रह गए, इस साल भी आप जाते जाते रह गए। ऐसा क्या है कांग्रेस से मुंह कि आपको छूट ही नहीं रहा है? देखिए, कांग्रेस में आने जाने की बात नहीं है, ये कांग्रेस का बड़प्पन है या कांग्रेस के लीडरशिप का बड़प्पन है कि मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को, बिहार से आए हुए, कोई मेरी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, मुझे बुलाकर अगर मेरे से कोई बात कर रहा है तो मैं उसको ना तो नहीं कह सकता हूँ। उन्होंने मुझे बुलाया या समझिए मैं उनके घर गया, मैंने बताया कि भाई अगर कांग्रेस पार्टी को बेहतर करना है तो मेरी समझ से ये बातें करनी चाहिए। ये उनका बड़प्पन ही है कि उन्होंने सुना, उनको कोई मजबूरी तो है नहीं मेरी बात सुनने के लिए। उन्होंने मेरी बात सुनी, सुनने के बाद उन्होंने ऐसा मुझे जो लगा और मुझे जो बताया गया कि हम लोग की इस पर सहमति है, जो कांग्रेस की आज स्थिति है और आगे के रास्ते जिस पर चलकर थोड़ा इस स्थिति को बेहतर बनाया जा सकता है, उस पर जो मेरी सोच, मेरी समझ थी, मैंने उनसे साझा किया। उनकी टॉप लीडरशिप आप लोग के सामने, मीडिया के लिटरली सामने ही सारी बात हुई है, उनको उसमें सहमति दिखी, उसमें कुछ मेरिट दिखा होगा। उसके बाद बात ये थी कि भाई आप इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। उनकी एक परिकल्पना है ईएजी की कि एक ग्रुप बनाया जाए, उस ग्रुप में 4-5 लोग रहें जिनकी ये जिम्मेवारी हो कि जो ये ब्लूप्रिंट है उसको एग्जीक्यूट कराया जाए। उसमें भी मेरी पूरी सहमति थी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सिर्फ और सिर्फ
जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहा वो इस बात को लेकर रहा कि जो आप ग्रुप बना रहे हैं उसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्टिटी है या नहीं। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, बड़ी पार्टी है, उसमें सारे कामों को करने के लिए पहले से कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, उनके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। अगर आप कोई एक्स्ट्रा बॉडी बना देंगे और वो बॉडी आप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बना रहे हैं, तो जब वो बॉडी काम करना शुरू करेगी तो मेरी समझ ऐसी थी कि उससे आपस में विरोधाभास होने लगेगा। जैसा मैंने एग्जाम्पल देके पहले भी कुछ लोगों को बताया, मान लीजिए कि ये तय हुआ कि कांग्रेस के संगठन को नीचे से बेहतर बनाना है। 500 जिलों में जहां कांग्रेस अभी रेलेवेंट है एज ए पॉलिटिकल फोर्स, उसमें कोई 8000 ब्लॉक और टाउन कमिटीज़ जो हैं कांग्रेस की, उसको नए सिरे से गठित किया जाएगा। उसकी जिम्मेवारी आपने ईएजी को दे दी। ईएजी, उसको 2 साल लगेंगे इस चीज़ को करने में। 2 साल में उन्होंने इस काम को किया, लेकिन जो कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इन कमिटियों का जो गठन का अधिकार है उसके लिए तो महासचिव संगठन है। तो ये कमिटी कैसे उसको बनाएगी? या तो कमिटी रेकमेंड करेगी, जो महासचिव बनाए, माने न माने, या फिर अगर कमिटी करने लगेगी तो फिर महासचिव संगठन क्या करेंगे? इस तरह के प्रश्न मेरे मन में थे। इसलिए मैंने उनको हम्बली ये कह दिया कि साहब हम आकर इसमें कुछ ऐड नहीं कर पाएंगे। दूसरा इसका पहलू ये है कि एक बार आपने मान लिया कि ये दिक्कत है और ये करना है, तो किसी प्रशांत किशोर की कांग्रेस जैसे पार्टी को जरूरत नहीं है। कांग्रेस में बहुतेरे ऐसे लीडर हैं जिनकी क्षमता, जिनका अनुभव प्रशांत किशोर से कहीं ज़्यादा और कहीं बेहतर है। वो इस चीज़ को अपने रिसोर्सेज के, अपने लोगों के माध्यम से कर सकते हैं। उसके लिए उनको प्रशांत किशोर की जरूरत नहीं है। आपके इतने बड़े जवाब का एक मतलब समझ में आया कि आप महासचिव संगठन का पद चाहते थे। बिल्कुल नहीं, कांग्रेस पार्टी से जो नहीं दिया सोनिया गांधी ने। मैंने ऐसा कभी कहा ही नहीं। अभी तो कहा, अभी मैंने कहा, अभी मैंने क्या कहा? अरे आप इधर से कान नहीं पकड़ते, इधर से पकड़ते हैं। आपको मैंने एग्जाम्पल दिया, मैं उसका कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल दे देता हूं, फिर आपको यह कि आप महासचिव कम्युनिकेशन बनना चाहते थे। मैं आपको यह बता रहा हूं कि अभी के कांग्रेस के संविधान के मुताबिक सारे कार्यों को करने के लिए, चाहे कम्युनिकेशन हो, संगठन हो, इलेक्शन हो, सबकी व्यवस्था बनी हुई है। आप पैरेलल में एक ग्रुप बना रहे हैं। आप क्या चाहते थे, साफ साफ बताइए। मैं ये चाहता था कि ईएजी की कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्टिटी होनी चाहिए। वो क्यों नहीं करने को तैयार हुए? अब वो उनसे पूछिए। आपको, उनको किस बात का खौफ था कि आप पार्टी पे हावी हो जाएंगे, कब्जा कर लेंगे? ये मैं किसी के मन में तो घुस नहीं सकता हूं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इस दौर के कांग्रेस के साथ बातचीत में सिर्फ और सिर्फ इस बात को लेकर था कि ईएजी जो बॉडी है, जिसको इतने बड़े काम को करने की जिम्मेवारी दी जा रही है, इन एब्सेंस ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्टिटी बिहाइंड इट, ये काम को हम इफेक्टिवली कर नहीं पाएंगे। बस इतनी बात है। कई चैनलों में या मीडिया हाउसेज में ये चला कि प्रशांत किशोर चाहते हैं कि सब पावर इनको दे दिया जाए। भाई मैं इस बात का पक्षधर हूं कि चूंकि इतना बड़ा काम है, ये ग्रुप को पास रहे, कई लोग मिलकर इसको करें। कुछ लोगों ने बताया कि ये कांग्रेस अध्यक्षा को या कांग्रेस अध्यक्ष को रिपोर्ट करना चाहते थे। आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बता रहा हूं कि ईएजी तो कांग्रेस प्रेसिडेंट को ही रिपोर्ट करने वाली है, तो वो भी इशू नहीं है। इशू सिर्फ और सिर्फ इतना है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि ईएजी उन्होंने जो बनाई है वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाई है। मैं ये चाहता था कि इसको उनके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक फुल कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्टिटी के साथ बनाया जाए। उन्होंने अपने विवेक, अपने अनुभव, चाहे जिस वजह से भी, उसको नहीं करना उचित समझा, तो मैंने उस बात को मना कर दिया। उनका ये एकाधिकार है, जैसे उनका एकाधिकार है कि मेरी बात को माने या ना माने, मेरा अपना अधिकार है कि मैं उनके ऑफर को मानूं या ना मानूं। तो आप उनके पास ऑफर लेके गए, उन्होंने आपका ऑफर नहीं माना, आपस कोई बात नहीं, फाइनल नहीं हो पाई, आप इसके बाद पैदल हो गए, तो आपने कहा मैं पदयात्रा निकालता हूं। आप मान सकते हैं ऐसा? भाई आप पदयात्रा निकालेंगे। प्रशांत किशोर इतने बड़े व्यक्ति नहीं हैं कि मैं कांग्रेस को जाऊं और ये कहूं कि आपको ये बात माननी पड़ेगी। कांग्रेस क्या, मैं किसी को नहीं कह सकता हूं। भाई मैं इस देश में एक सरपंच भी नहीं हूं। मेरी क्या औकात है कि मैं जाके कांग्रेस को बोलूं कि आपको ये बात माननी पड़ेगी। मैंने आपको शुरू में कहा, ये उनका बड़प्पन है कि मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को बुलाकर वो कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भाई हम कांग्रेस में बेहतरी के लिए क्या कर सकते हैं। तो मैं तो उनका शुक्रगुजार हूं। अब मानना नहीं मानना ये उनका प्रीरोगेटिव है। आप सरपंच नहीं है, पर आप बड़े बड़े पंच बनाते हैं। नहीं, ऐसा 2014 में मोदी जी, 15 में नीतीश कुमार, आप मुझे एक अमरिंदर सिंह, ममता बनर्जी, कितने नाम लूं मैं? आप मुझे एक वाकया बता दीजिए जहां मैंने ये कहा हो कि मैंने किसी को बनाया है। संभव ही नहीं। कोई व्यक्ति, तो मैंने कहा आपकी हम्बलनेस ही नहीं, ये हम्बलनेस नहीं है, ये सच्चाई है। देखिए, राजनीति का हिस्सा है इनकी मासूमियत वाली। अरे भाई आप ऐसा समझिए, मासूमियत और हम्बलनेस की बात नहीं है। अगर मिट्टी न हो, अगर चाक न हो, तो आप जितने बड़े कलाकार हो, जितने बड़े हुनरमंद हो, आप घड़ा बना सकते हैं क्या?
जब अगर पार्टी ना हो, लीडर ना हो, जनता का समर्थन ना हो, तो एक प्रशांत किशोर या 100 प्रशांत किशोर क्या कर सकते हैं? ये तो आप ही लोग कहते हैं और आप ही लोग उस पर विवाद करते हैं, उसी को फिर आप क्रिटिसाइज करते हैं। हमने कहाँ कहा ये बात? हमने तो बात कही नहीं। अगला सवाल संगीता जी पूछना चाह रही है। प्रशांत जी, मेरे 2 सवाल हैं छोटे छोटे, एक बिहार को लेकर के और एक राष्ट्रीय राजनीति को लेकर के। बिहार से ही शुरू करूंगी। बिहार में पिछले सालों में पिछड़े वर्ग की राजनीति का वर्चस्व रहा है, तो ऐसे में प्रशांत किशोर के लिए क्या वहाँ पे स्पेस और एक्सेप्टेबिलिटी दोनों होगी? इस तरह का कोई आपने सर्वे करवाया, कोई डाटा एनालिसिस किया है, उसका कुछ निकला आपको? देखिए, पहली बात तो मैंने अभी कोई वहाँ राजनीतिक पार्टी बनाई नहीं है, तो एक्सेप्टेबिलिटी अगर होनी है नहीं होनी है वो तो जब पार्टी बनेगी उसके चेहरे कौन होंगे। आप बहुत सारे एजम्पशंस ले रही हैं कि मैं पार्टी बनाऊंगा, उस पार्टी का चेहरा मैं होऊंगा, उस पार्टी का और मेरे लिए एक्सेप्टेबिलिटी ये एजम्पशन गलत है, ये एजम्पशन गलत है। गलत हो सकता है, हो सकता है, पार्टी नहीं बना सकते। ये संभव है कि पार्टी में न बनाऊं, ये संभव है कि अगर पार्टी बने भी तो वो, मैंने हालांकि ये तो कल प्रेस में बोला है कि अगर पार्टी बनी भी तो वो प्रशांत किशोर की पार्टी नहीं होगी, ये उन लोगों की पार्टी होगी जो बिहार के धरती से जुड़े हुए हैं, वहाँ के मुद्दों को समझते हैं, वहाँ की समस्याओं का समाधान करने की काबिलियत रखते हैं, और उससे बढ़ के जिनमें अभी ये जज्बा कायम है कि बिहार को आगे बदलना है। अगर सब आकर मिलकर एक साथ वो ऐसी कोई दल या ऐसे मंच या किसी पार्टी का निर्माण करेंगे तो प्रशांत किशोर भी उसमें एक मेंबर हो सकते हैं। बस मैंने बात इतनी कही है, लेकिन वो स्थिति पहुँचने दीजिए, उसके बाद देखेंगे। जहाँ तक चुनाव कैसे होता है, कौन किसको वोट देगा नहीं देगा, पहली बात तो बिहार में कोई अभी चुनाव है नहीं। दूसरी बात, जो मेरे आलोचक भी होंगे वो भी इतना तो मानेंगे कि थोड़ी बहुत चुनाव की समझ तो मुझे होगी जरूर। ऐसा तो नहीं है कि मैं चुनाव को बिल्कुल समझता ही नहीं हूँ कि समाज कैसे वोट करता है या लोग कैसे वोट करते हैं, किन मुद्दों पर वोट होता है, थोड़ी बहुत समझ तो मुझे भी होगी इसकी। तो वो जब स्थिति आएगी तब आपके सवाल का जवाब देंगे। लेकिन अगर आप थियोरेटिकली ये पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं हर जगह पढ़ता सुनता हूँ कि वहाँ जाति बहुत है, वहाँ तो जाति के आधार पर ही वोट होता है, मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ ये बिल्कुल गलत बात है। बिहार में उतनी ही जाति है जितनी दूसरी राज्यों में जाति रेलेवेंट है पॉलिटिक्स के हिसाब से। ये ऐसा लगता है लोगों को कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में जाति का रोल ज़्यादा है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में कम है। ऐसी बात पहली बात तो है नहीं, ये पूर्वाग्रह को दिखाता है। दूसरी बात, अगर आप एग्जाम्पल लेकर देखेंगे, बहुतेरे अगर स्टेट इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन में आपको बता सकता हूँ जहाँ पर लोगों ने जातियों से ऊपर उठकर वोट किया है। अभी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उन सबसे ज़्यादा वोट तो यूपी में, बिहार में उनको पड़ रहा है। उनके जाति के कितने लोग यूपी और बिहार में रहते हैं? और अगर बिहार के लोग जाति के आधार पर वोट कर रहे हैं तब तो मोदी जी को एक भी वोट नहीं मिलना चाहिए यूपी बिहार में। तो आपका ये जो एजम्पशन है ये एकदम पूर्वाग्रह को दिखाता है कि भाई मैं बिहार में सिर्फ जाति के आधार पर ही वोट होगा, इसलिए वही लोग। इसका मतलब प्रशांत किशोर जो ब्राह्मण हैं वो पटना में, बिहार में एक चेहरा हो सकते हैं। पटना और बिहार की जनता उसको एक्सेप्ट कर सकती है। मैंने आपको पहले बताया कि वो संभावना अभी है नहीं। मैं एक आपके दर्शकों को एक जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्चुअल बात है उसको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि टीवी पर बैठे हुए सो कॉल्ड राजनीतिक विश्लेषक जो ये जवाब और सवाल जवाब करते, बहस करते हैं, उनकी विधा, उनकी समझ का सम्मान है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस बात को चूक रहे हैं कि समाज में इस बात की हमेशा काबिलियत है कि अगर ज़रूरत हो तो विषय सही हो, चेहरे सही हो, या कोई इवेंट हो जिसको आप लोग बाद में कहते हैं कि ये लहर वाला इलेक्शन था, उसमें समाज अपने जातियों से ऊपर उठकर वोट करता है। प्रशांत जी, आप ये कह रहे हैं कि बिहार की राजनीति का पूरा चेहरा बदल जाएगा, जो पिछड़े वर्ग की राजनीति एक ऐसा नहीं है, वो बदलेगा। जिस तरह कौन कह रहा है कि वहाँ किसी वर्ग की राजनीति हो रही है? ऐसा आप समझते हैं, ये आपकी समझ है, मैं उस समझ से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। ठीक है, एक और सवाल था। हाँ, दूसरा सवाल मेरा है जो कि राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ा हुआ है। आप कांग्रेस के पास उसका रिवाइवल प्लान लेकर गए, तो जाहिर सी बात है आपने डायग्नोसिस भी किया होगा कि क्या दिक्कतें हैं। जो आपने किया उसके बाद क्या आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस आगे आने वाले दिनों में अपने पुराने रूप में लौटेगी और एक विकल्प के रूप में सामने आ पाएगी? और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर जो जॉइंट अपोजिशन है एक तरह से, उसमें कौन सा एक ऐसा कोई चेहरा है आपके नज़रिए से जिसकी कि पैन इंडिया एक्सेप्टेबिलिटी हो और जो एक विकल्प दे सकता है 2024 में? देखिए, पहला जो कांग्रेस के साथ जो मेरी बातचीत हुई या जो भी मैंने ब्लूप्रिंट या जो भी अपनी समझ उनके साथ साझा करी, वो किसी एक चुनाव के नज़रिए से नहीं है।
उसका पूरा आधार ये था कि आने वाले कुछ वर्षों में 5, 7, 10 वर्षों में कांग्रेस को मजबूत कैसे किया जाए। अगर राजनीतिक दल के तौर पर कांग्रेस मजबूत होगी तो स्वाभाविक है कि उनको इलेक्शन में भी उसका फायदा होगा, लेकिन पूरा जो ब्लूप्रिंट है या जो पूरी सोच जिसको साझा करा गया है उसका आधार ये नहीं था कि आप गुजरात कैसे जीतेंगे, कि 2024 कैसे जीतेंगे, कौन चेहरा बनेगा, कौन चेहरा नहीं बनेगा। वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पर था कि कांग्रेस अपने आप में अपने को कैसे मजबूत कर सकती है और उसके लिए उनको किस तरह के क्या क्या प्रयास करने होंगे। आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। विकल्प बन सकती है क्या? कांग्रेस की जो सोच है और कांग्रेस का जो स्पेस है वो इस देश में इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला है। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो शायद कई वर्षों तक, कई दशकों तक खत्म नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस प्रेजेंट फॉर्मेशन में कंटिन्यू करती रहेगी। अगर वो अपने आप को नहीं सुधारेंगे या जनता के आशाओं अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं काम करेंगे तो संभव है कि ये फॉर्मेशन ना रहे। लेकिन कांग्रेस की जो सोच है या जो आइडियोलॉजी है, जिस स्पेस को वो रिप्रेजेंट करते हैं, वो तो डेमोक्रेसी में हमेशा रहेगी। जब तक इंडिया में मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है तब तक कांग्रेस की सोच या उनकी आइडियोलॉजी और उस स्पेस की जगह है। बीजेपी को अगर आप मान लें, बीजेपी और उनके साथी दलों को कभी 100% वोट तो मिल नहीं सकता है, तो ये 30, 40, 50% के जो स्पेस है वो कांग्रेस और या कांग्रेस जैसी सोच रखने वाली पार्टियों के लिए अभी और आने वाले कई दशकों तक बना रहेगा। तो एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगी, कांग्रेस को जब तक ये सुधार करने में समय लगेगा जितना, उस दौरान क्या आपको लगता है कि जॉइंट अपोजिशन में कोई एक चेहरा ऐसा हो सकता है? भाई पहली बात ये, मैंने कोई ठेकेदारी नहीं ली हुई है, ये मीडिया ने जबरदस्ती बना रखा है कि जॉइंट अपोजिशन में कौन होगा। मैंने कहा कि ये मेरी जिम्मेवारी है। ये पहली बात तो ये मेरी जिम्मेवारी नहीं है। दूसरी बात, ये चेहरों को लेकर जो डिबेट है, अगर आपने देखा होगा पहले, अगर आप इतिहास को देखेंगे, भारत के राजनीतिक इतिहास को देखेंगे, तो पहले नैरेटिव होता है, चेहरे उससे निकलते हैं। अगर मान लीजिए कि आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग 1973 में कर रहे होते तो हम में से कोई बता सकता था कि कोई बिहार में बैठा हुआ कोई जेपी करके शख्सियत है जो कि इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता है और इंदिरा जी के सामने चुनौती पेश कर सकता है। समझिए, ये चर्चा हम 1985-86 में कर रहे होते तो क्या हम में से कोई आदमी ये कह सकता था कि बीपी सिंह करके कोई नेता होंगे जो कांग्रेस से निकलेंगे और वो तो क्या प्रशांत किशोर एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, मैं आपको इन एग्जाम्पल से ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब अगर नैरेटिव, ये डेमोक्रेसी की ताकत है, लोकतंत्र की ताकत है, अगर नैरेटिव उसमें बन गया तो उससे चेहरे निकल सकते हैं। चेहरे होंगे उससे नैरेटिव बनेगा, ये सोच गलत है। इट इज लाइक पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स, कि जब चेहरा होगा तब नैरेटिव बनेगा, ऐसी बात नहीं है। बिना चेहरों के भी नैरेटिव बन सकता है और उस नैरेटिव से सशक्त विपक्ष या कोई चेहरा या चैलेंजर खड़ा हो सकता है। इस बात में कभी आप मतलब इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है इस बात को समझने में। आप नैरेटिव और चेहरे की बात कर रहे हैं, मैं रुमाना के पास जाऊंगा। एक सवाल लेते हुए रुमाना, आपकी इजाज़त से, और वो सवाल इतना सा है, कांग्रेस पार्टी को डैमेज किया बीजेपी ने लगातार ये कैंपेन कर कि ये पार्टी परिवार की पार्टी है, परिवारवाद परिवारवाद परिवारवाद, और ये नैरेटिव अब देश भर में चल गया है कि परिवारवाद को रिजेक्ट करने का माहौल आ गया है, जैसे भी है, और वो हो भी रहा है कई जगहों पर। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या कांग्रेस का गैर गांधी अध्यक्ष एक सक्सेस फार्मूला हो सकता है, एक रास्ता हो सकता है? देखिए, जो बातें मैंने उनको प्राइवेट में बताई हैं उसको मैं पब्लिकली डिस्कस नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। मुझे नहीं पता आपने क्या बताया। अगर आप थियोरेटिकली ये पूछ रहे हैं तो कांग्रेस का अगर आप इतिहास देखेंगे 120 साल से ज़्यादा का, तो ज़्यादातर समय में तो नॉन गांधी उसके प्रेसिडेंट रहे हैं। तो थियोरेटिकली बिल्कुल कांग्रेस में कोई नॉन गांधी प्रेसिडेंट हो सकता है। देखिए, कुछ रीजनल पार्टीज को छोड़ दें तो ज़्यादातर जो पार्टियां वो किसी एक व्यक्ति विशेष की पार्टियां नहीं हैं। कांग्रेस किसी एक व्यक्ति या किसी एक परिवार की पार्टी नहीं है। ये ठीक बात है कि उसका नेतृत्व एक परिवार या एक परिवार के पास लंबे समय से है, लेकिन कांग्रेस बिलोंग्स टू द नेशन। कांग्रेस किसी एक परिवार की पार्टी नहीं है। तो ये कहना कि हमेशा के लिए एक परिवार के पास ही रहेगा, पहले भी नहीं था और ये संभव है कि आगे न रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। ये डिपेंड करता है कि उस परिवार की या उस जो अभी की लीडरशिप है उसको उस दल के लोग कितना स्वीकार करते हैं और कब तक स्वीकार करते हैं। मुझे नहीं पता आपने कांग्रेस के अंदर मीटिंग में ये बात कही कि नहीं कही, अगर कही है तो यही बात चुप गई होगी उनको। रुमाना, मेरा जो सवाल है आपसे, पहला, मेरे भी 2 सवाल हैं। पहला सवाल न किसी नेता से जुड़ा हुआ, न किसी की राजनीति से जुड़ा हुआ, बल्कि इस देश के वोटर से जुड़ा हुआ है। आप लंबे वक्त से चुनावी रणनीति के कार के तौर पर काम कर रहे हैं। इस दौरान वो 2014 का साल भी आया जब देश में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और वो कंटिन्यू कर रहे हैं। अब देश में 2024 तैयारी शुरू हो चुकी है।
इस पर शाम 6 बजे हम रोज शो भी करते हैं, जो खुद मैं एंकर करती हूँ। 24 की तैयारी अभी से। हाँ हाँ, और क्या, आपने तैयारी शुरू कर दी, हमने भी कर दी। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि इस दौरान आपने इस देश के वोटर के मूड को, मिजाज को किस तरीके से बदलता हुआ महसूस किया? क्या उसकी प्राथमिकताएं बदली? देखिए, प्राथमिकताएं जो हैं वो तो डायनेमिक सिचुएशन है। वो जो सिचुएशन आज देश में है उसके हिसाब से आज की उनकी प्राथमिकताएं तय होंगी। 2 बरस के बाद वो सिचुएशन बदल सकती है, तो स्वाभाविक है कि वो हमेशा ही बदलता रहेगा। ये उसमें तो कोई दो मत है नहीं। अब अगर एक विषय को अगर आप उठाकर पूछेंगे कि जो पहले प्राथमिकता थी वो आज है कि नहीं, तभी मैं उसका जवाब दे पाऊंगा। महंगाई, बेरोजगारी, क्योंकि ये वो मुद्दे थे जो 2014 में खूब गूंजते थे। तो आज भी वो मुद्दा इतना ही बड़ा है। तो विपक्ष उसे आज के दौर में भुना क्यों नहीं पाता? इसलिए नहीं भुना पा रहा है कि उसके साथ साथ बीजेपी ने एक बहुत मजबूत उनका जो नैरेटिव है, जो हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और लाभार्थी, जो इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड लेवल के बेनिफिट हैं, इन तीनों को जोड़कर एक उन्होंने बहुत बड़ी एक पावरफुल नैरेटिव बनाई हुई है, जिससे कि अगर कुछ परेशानी वाले जो मुद्दे हैं इसको वो इफेक्टिवली ब्लंट कर पा रहे हैं। तो अगर जैसे आप जाते होंगे, अगर आप शो करते हैं तो आप देखते हैं पेट्रोल पंप पे जाकर किसी का आप इंटरव्यू कर रहे हैं, रैंडम लोगों का, कि भाई आप 100 रुपये दे रहे हैं फिर भी मोदी जी से नाराज क्यों नहीं, इन सरकार से नाराज क्यों नहीं है। तो आपने ज़्यादातर सुना होगा, लोग कहते हैं भाई राष्ट्र का निर्माण हो रहा है, नए भारत का निर्माण हो रहा है, उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ये क्या दिखाता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी या उसकी लीडरशिप इस बात में सक्सेसफुल रही है कि वो ये लोगों को बता रहे हैं कि भाई राष्ट्र के लिए आपको इस तरह की कुर्बानी करनी पड़ सकती है या इस तरह का कंट्रीब्यूशन करना पड़ सकता है, और उसको विपक्ष काउंटर नहीं कर पा रहा है, या इस तरह के आप समझिए कि उसका कोई बेहतर ऑल्टरनेटिव नहीं दे पा रहा है। इसकी वजह से शायद उनको वो वोट अभी मिल रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि महंगाई मुद्दा नहीं है, लेकिन जो वोटर वोट करता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, वो कई पॉजिटिव्स और नेगेटिव का सम इफेक्ट है। कुछ अच्छे बातों को ध्यान में लाता है, कुछ जो कमियां हैं उसको भी फैक्टर इन करता है, और उसके बाद एक डिसीजन लेता है, और वो डिसीजन लेते वक्त ये भी देखता है कि इसके सामने दूसरा ऑप्शन क्या है। तो सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दे पर लेकर अगर आप जाएंगे तो उसका आप सही वोटर के सेंटिमेंट का या उसके वोटिंग पैटर्न को गेज करना इतना आसान नहीं है। ठीक है सर। तो इसका मतलब बीजेपी को हराया नहीं जा सकता। मैंने ऐसा एक कहा सक्सेस फॉर्मूला दे दिया है, 3 पिलर आपने गिना दिए हैं। बिल्कुल, मैंने कैसे हराएंगे आप? इसका तोड़ क्या हो सकता है? पहली बात तो यह है राष्ट्रवाद का क्या तोड़ हो सकता है? नहीं, क्या तोड़ हो सकता है, लाभार्थी का क्या तोड़ हो सकता है? भाई बिल्कुल इन तीनों का तोड़ है और हो सकता है, अदरवाइज तो बीजेपी सारे चुनाव जीत रही होती। बीजेपी सारे चुनाव तो जीत नहीं रही है। लोगों ने बीजेपी को कई राज्यों में हराया है, बीजेपी को 40% वोट मिल रहा है। इन सब के बाद जो फॉर्मूला, नैरेटिव, करिश्मा, मोदी जी का नेतृत्व, बीजेपी की अपनी शक्ति, संघ का प्रभाव, जो कुछ भी है सबको मिला भी दें तो भी बीजेपी को 38% वोट देश में मिला है। इसका मतलब कि जिस दिन वोट पड़ा तो 100 में 62 आदमी तो इस नैरेटिव से या इस व्यवस्था से या इस करिश्मा से प्रभावित नहीं था। तो थियोरेटिकली तो बिल्कुल ही हराया जा सकता है। सिस्टम में कैसे हो सकता है? यूएस थोड़ी है कि 2 पार्टी चुनाव लड़ रही है। नहीं, आप वो तो बचा हुआ 62% तो बढ़ जाता है ना सर। वो ठीक बात है, लेकिन ये कहना कि हराया नहीं जा सकता है वो तो थियोरेटिकली संभव नहीं है। 10 आदमी वोट कर रहा है, 4 आदमी एक और कर रहा है, 6 आदमी एक दूसरे और कर रहा है। तो ये तो यही दिखाता है कि भाई जो अगर आप चैलेंज करना चाहते हैं तो आपके पास वो स्पेस है। अब आप उसको भुना पाते हैं कि नहीं, उसको कन्विंस कर पाते हैं कि नहीं, वो अलग बात है। प्रशांत जी, तो फिर अब सवाल ये कि आज के दौर में विचारधारा, उसकी जरूरत बाकी है राजनीति में? विचारधारा पे ही हो रही है लड़ाई। आपकी विचारधारा भाई सेंटर राइट को जो लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो ये मैंने जो बात कही हिंदुत्व वाली जी, वो उनकी विचारधारा ही है जिसके आधार पे वो चुनाव लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं, अपनी पार्टी का एक्सपेंशन कर रहे हैं। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा आपसे क्योंकि अब आपकी भी जिस तरीके से राजनीति में आने की चर्चा चल रही है, तो इससे पहले आप जेडीयू में रह चुके हैं जी। कांग्रेस के साथ बात एक तरीके से बनते बनते रह गई। कांग्रेस के साथ बात, आप उस चीज को जिस तरीके से पेश कर रहे हैं कि कांग्रेस के साथ बात बनते बनते रह गई, उस तरह की बात नहीं है। मैं देश का सामान्य नागरिक हूँ। अगर कांग्रेस या बीजेपी या कोई दल आपको बुला के कहता है भाई इस विषय पे अपनी राय दीजिए, तो आप राय दे सकते हैं। मैंने कांग्रेस ज्वाइन नहीं किया है, अगर ज्वाइन कर लिया होता तो अलग बात है। लेकिन विचारधारा तो कहीं ना कहीं आपकी नजदीक या मेल खाती भी रही होगी जेडीयू में। I have said that if you want to put it in a phrase or you want to bind it to a few words, it will be left of center. It will be left of center. लेकिन ये जो आइडियोलॉजी और विचारधारा की बात है उस पर मैं
चूंकि आपने पूछा है सवाल, तो मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, आइडियोलॉजी आपकी हर व्यक्ति की होनी चाहिए, बिल्कुल इसमें कोई दो मत नहीं, आपकी आइडियोलॉजी हो, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आइडियोलॉजी के नाम पे आपको अपनी ऑब्जेक्टिविटी लूज नहीं करनी चाहिए। इट सूट्स द लीडर एंड द पार्टीज कि आप इतने अंधभक्त हो जाएं आइडियोलॉजी के चक्कर में कि आपकी ऑब्जेक्टिविटी रही ना। तो जिस आइडियोलॉजी के आप सो कॉल्ड प्रोपोनेंट हैं या उसके फ्लैग बियरर बन गए, अब आपकी क्षमता ही खत्म हो गई कि उस आइडियोलॉजी में अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो आप वो प्रश्न, आपको वो दिखता नहीं है। मेरा सिर्फ उसमें लिमिटेड पॉइंट ये है कि आप अपनी समझ, अपनी बुद्धि के हिसाब से आप अपनी आइडियोलॉजी को चूज करें, लेकिन किसी आइडियोलॉजी को भी चूज करें, इतना स्पेस अपने दिमाग में हमेशा रखें कि आप अपनी इतने अंधभक्त ना हो जाएं कि आपकी ऑब्जेक्टिविटी चली जाए। क्योंकि अगर आप ह्यूमन हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो मानव सभ्यता में सबसे घिनौने और बड़े अपराध आइडियोलॉजी के नाम पर किए गए हैं। तो सिर्फ आइडियोलॉजी हो और उसी से सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ये बात ठीक नहीं है। मैं महात्मा गांधी का एक एग्जाम्पल आपको देकर बताता हूँ। गांधी जी ने कहा भाई वेजिटेरियन रहो, तो आज जो संघ के लोग हैं वो कहेंगे ये तो वही बात कह रहे थे जो मैं कह रहा हूँ। उन्होंने ग्राम स्वराज की बात कही तो फिर सोशलिस्ट कहेंगे भाई ये तो वो बात कह रहे थे जो हम कह रहे हैं। उन्होंने स्टेट ओनरशिप की, एसेट्स की, स्टेट ओनरशिप के समर्थक उनको आप मान सकते हैं, कई मुद्दों पर उन्होंने इस बात की बात करी है, तो आप कह सकते हैं वो तो कम्युनिज्म के करीब है, और कांग्रेस में वो थे ही। तो आप मुझे बता दो कि आज की तारीख में महात्मा गांधी होते तो उनको किस पार्टी की आइडियोलॉजी से आप अलाइन करेंगे? ये पार्टियों को सूट करता है कि आपको एक बिल्कुल स्ट्रेट जैकेटेड आइडियोलॉजी दे दें और फिर आप अंधभक्त हो जाएं और फिर आप उनको कोई क्वेश्चन ना करें, क्योंकि आप जैसे ही क्वेश्चन करेंगे तो कहेंगे भाई आपकी आइडियोलॉजी थोड़ी कमजोर लगती है या आपकी आइडियोलॉजी ठीक नहीं लगती, जैसे ये पूछ रहे हैं मेरे से आपकी आइडियोलॉजी क्या है। क्योंकि अगर आपने कोई सवाल पूछ लिया, मान लीजिए अब बीजेपी की आइडियोलॉजी में में आपका यकीन है, लेकिन अगर बीजेपी के लोग कुछ गलती कर रहे हैं, आपने सवाल पूछ दिया तो तुरंत कहेंगे भाई आपकी आइडियोलॉजी ठीक नहीं है, अपनी पार्टी को क्यों क्वेश्चन कर रहे हो। ये समाज के लिए, लोगों के लिए और देश के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए मैं इस बात को समअप ये कर रहा हूँ, आइडियोलॉजी होनी चाहिए, अपनी आइडियोलॉजी, अपनी सोच, अपनी समझ, अपने प्रेफरेंस के आधार पर बनाइए, लेकिन मेक श्योर डू नॉट गेट इंटॉक्सिकेटेड where you lose your objectivity to question if there is something wrong in that ideology or those who are following that ideology. Good. प्रशांत जी, मेरा आइडियोलॉजी वाली जो बात हो रही है, आप चूँकि राजनीति में अब आने की सोच रहे हैं और हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि आप आने वाले हैं। भरोसा एक चीज़ होती है। आपने जब से कल अनाउंस किया कि पदयात्रा करेंगे, जो बिहार की पार्टियों से जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो ये है कि लालू यादव को मैंने सुना और भी कई लोग, उपेंद्र कुशवाहा, कई लोगों की बात सुनी, वो सब कह रहे हैं कि वो तो अलग अलग जगह से घूम कर आ रहे हैं। तो राजनीति में एक भरोसा एक बड़ी चीज़ होती है, वो कैसे आप जीतेंगे अगर कोई विचारधारा नहीं है तो? ये इसलिए आपकी विचारधारा हो तो भी और आपकी विचारधारा ना हो तो भी आपको भरोसा जीतने के लिए, जनता का भरोसा जीतने के लिए प्रयास तो करना ही पड़ेगा। और आपके कार्यकलाप से, आपके प्रयास से जो मैं करूंगा आने वाले दिनों में, सालों में, महीनों और सालों में, उसके आधार पर जनता को तय करने दीजिए। जहाँ तक आपने कहा किस नेता ने क्या कहा, किस पार्टी ने क्या कहा, भाई उनका प्रीरोगेटिव है। दूसरी बात आप ये समझिए, मैं अभी राजनीति में आया नहीं हूँ, वो लोग राजनीति के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, बहुत बड़े नेता हैं, वो मेरे पे टिप्पणी करें, ये अपने आप में मुझे लगता है कि उसकी ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे सुन लेना चाहिए। लालू यादव जी ने क्या कहा, जो उनको कहा गया कि प्रशांत किशोर बिहार में आ गए हैं, पार्टी की घोषणा कर सकते हैं। सुनिए लालू जी ने क्या बोला। सर, प्रशांत किशोर पार्टी लॉन्च कर रहे हैं बिहार में, राजनीति में आ रहे हैं, उम्मीद है कि सारे देश से घूम आए, वो सब जगह से लौटा दिया, लोग अब वहीं पहुंचे हैं जहाँ उनका कोई ठिकाना नहीं रहेगा। बिल्कुल, लालू जी ने ठीक कहा कि सारे देश, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। लालू जी इतने बड़े नेता हैं, पहली बात वो कुछ भी कह सकते हैं, मुझे उसमें कोई गुरेज नहीं है और मेरे जैसे व्यक्ति के लिए उस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने कहा पूरे देश से घूम कर आए हैं तो ये तो अच्छी बात है। कम से कम मुझे पूरे देश का एक्सपोजर है, मैंने देखा है, समझा है, चीज़ों को समझने का प्रयास किया है। पूरे देश में घूम कर चोरी तो की नहीं है। अपनी क्षमता पे, अपनी ताकत, अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति से कुछ करने का प्रयास किया है। संभव है आप उसको पसंद करते हैं, संभव है आप उसको पसंद न करें, लेकिन मुझे कोई विरासत में चीज़ तो मिली नहीं है। मैंने अपनी ताकत से, अपनी बुद्धि से कुछ किया। आपको अच्छा लगे मानिए, नहीं अच्छा लगे कोई बात नहीं है। और आगे क्या होगा वो तो बिहार की जनता तय करेगी, कोई वहाँ का नेता तो तय कर नहीं सकता है। थोड़ा सा तलखी दिख रही है।
अरे लालू जी के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आप लालू जी और मेरे में कितना मधुर संबंध है ये बिहार में के पत्रकार जो है ये बताएंगे आपको कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जो लालू जी के साथ इस तरह का बेहतर संबंध है। पूरे देश देखा है, वो ठीक बात, घर घाट घाट का पानी पी लिया, क्या मिला, यही आना पड़ा ना। ठीक बात है, उनका नजरिया है, उसका सम्मान है, उनका मुझे ये बात बताता है कि भाई चुनौती बड़ी है और लालू जी को के बयान को मैं फीडबैक के तौर पे लेता हूँ। विकास, अगला सवाल। जी प्रशांत जी, मेरा पहला सवाल, आप अगर राजनीति में आते हैं तो उससे पहले आपने कोई राजनीतिक गुरु बनाया होगा अपना या माना होगा, तो आपका राजनीतिक गुरु है कौन? मेरा राजनीतिक गुरु कोई नहीं है। पहली बात तो मैं राजनीति में आया नहीं हूँ। मैं कोई गुरु मैंने कहा अगर मैं कोई गुरु शिष्य की परंपरा में मेरा यकीन नहीं है। जो कुछ भी है अपने प्रयास से खुद ही से सीखा है। जो जिन लोगों के साथ भी आप काम करते हैं सबसे सीखते हैं। आप ये मानकर चलें कि जिनके साथ भी मुझे पिछले 10 साल में काम करने का मौका मिला होगा, सबसे मैंने अपनी क्षमता के अनुसार, उन समझ के अनुसार कुछ सीखने समझने की कोशिश करी होगी। तो उन सब लोगों में जिनके साथ आपने पिछले 10 साल में 8-9 साल में काम किया, सबसे ज्यादा सीखने को किससे मिला? मैं ये तो कहना बड़ा मुश्किल है कि भाई किससे ज्यादा सीखा, किससे कम सीखा। विकास फंसा रहा है आपको। नहीं, फंसाने और उसकी बात नहीं है। देखिए, मेरे पिताजी ने एक सीख दी पहले, जिसको मैं बड़ा ईमानदारी से फॉलो करने की कोशिश करता हूँ कि जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो ये देखिए कि इसमें अच्छा क्या है। जो व्यक्ति खासकर जो सफल है उसमें ये देखिए कि इसमें अच्छा क्या है। क्रिटिसाइज करने वाले तो सारे लोग बहुतेरे बैठे हुए हैं, ताकि आप ये समझ पाए कि इसमें से कुछ आप सीखें। और जब आप किसी व्यवस्था या संस्था या ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं तो उसमें ये देखिए कि इसमें कमी क्या है। इन दोनों चीज़ को जोड़कर, मेरे जीवन में कम से कम इन दोनों चीज़ को जोड़कर जो मैं फैसले लेता हूँ तो मेरे लिए वो सक्सेसफुल रहा है कि मैं व्यक्ति में उनका पॉजिटिव देखता हूँ और व्यवस्थाओं में उसकी कमियों पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ। तभी उससे आगे की रणनीति या आगे के रास्ते निकालने में आसानी होती है। ठीक है, मैं एक मूल सवाल पे आ जाता हूँ अपने। मेरा मूल सवाल ये है कि आप अगर राजनीति में आते हैं तो आपकी शुरुआत से ऐसा लग रहा है, पदयात्रा की शुरुआत, उसके बाद लोगों के कॉल पर राजनीतिक दल बनाने की शुरुआत जब भी होगी तो ऐसा लग रहा है आप क्षेत्रीय राजनीति में पड़ रहे हैं। जबकि आपके पास विकल्प ये हो सकता था कि आप देश भर में कांग्रेस का जो स्पेस है जो कि वो खोती जा रही है उसको ऑक्यूपाई कर पाएँ। तो क्षेत्रीय राजनीति में क्यों पड़ रहे हैं आप? जबकि आपने देखा इतिहास के जो क्षेत्रीय राजनेता हुए भी तो वो एक राष्ट्रीय पहचान अगर बना भी पाए तो अपनी पार्टी को वो राष्ट्रीय स्तर पर नहीं पहुंचा पाए, क्योंकि उनके ऊपर ठप्पा लग गया क्षेत्रीय नेता का। देखिए, आपके सवाल में बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं कि अगर मैं बन जाऊं, ज्वाइन कर लूं, पार्टी बना लूं, क्षेत्रवाद, लेकिन अगर उस सबको एज्यूम कर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना, ठीक बात, इफ एंड बट वाली, उसी तरह मेरे सवाल है। अगर सारे हाइपोथेटिकल चीज़ों को इंक्लूड करके भी मुझे आंसर करना हो तो मैंने जो ट्वीट किया है, मैंने ये कहा है कि शुरुआत बिहार से, मैंने ये नहीं कहा है कि ये बिहार में होगा, मैंने ये कहा कि इसकी शुरुआत बिहार से कर रहे हैं, क्योंकि उस जगह को शायद मैं किसी दूसरे राज्य, दूसरे एरिया, दूसरे रीजन से बेहतर समझता हूँ। दूसरा, मेरी ये समझ है कि जो अगर इस तरह का कोई प्रयास करना है तो वहाँ होना चाहिए जहाँ पर सुराज की, जहाँ सुशासन की, गुड गवर्नेंस की कमी अपेरेंट तौर पे किसी दूसरे एरिया से ज़्यादा है। तो बिहार इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिप्राइव्ड, मोस्ट पुअरेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया। उसके लिए वो भी एक नज़रिया रहा है, वो भी एक फैक्टर रहा होगा ये डिसाइड करने में कि इसकी शुरुआत बिहार से कर रहे हैं। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं वो ठीक है, अगर आप क्षेत्र की पार्टी या क्षेत्र के नेता बन जाते हैं तो आपके लिए ऊपर आना और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना भी लें तो इलेक्टोरली सक्सेसफुल हो पाना मुश्किल है। ये बात से मैं सहमत हूँ। तो आपने विकास के जवाब में इशारा कर दिया कि आप राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। अब ये शुरुआत बिहार से हो रही है, तो 25 के पहले 24 आ जाएगा। भाई, मैंने इशारा नहीं किया, मैंने अपने ट्वीट में ही लिखा हुआ है शुरुआत बिहार से। ये बात मैंने अपने ट्वीट में ही लिखा हुआ है कि ये बिहार सेंट्रिक अप्रोच नहीं है, बिहार से शुरू हुआ ऐसा ये अप्रोच जो बिहार से शुरू कर रहे हैं, बट इट्स नॉट बिहार सेंट्रिक। प्रतिभा के पास अगला सवाल है। प्रशांत जी, चुनावी रणनीतिकार के तौर पर आपको जो पहचान मिली वो माना जाता है, कहा जाता है कि मोदी जी के विधानसभा चुनाव और फिर लोकसभा चुनाव के बाद मिली। ऐसा क्या हुआ कि अब कहा जाता है कि आपका बीजेपी से पूरी तरीके से मोह भंग हो गया या कहीं मन खट्टा हो गया? नहीं, देखिए, मोह भंग वाली कोई बात नहीं होती है। उनके साथ काम किया, एक समय किसी एक विषय पे या कुछ विषयों पर ऐसा हुआ कि भी हम साथ में आगे नहीं चल सकते हैं, तो उनके लिए ये स्वतंत्रता है कि वो अपना रास्ता वो चुने, और मुझे मेरी स्वतंत्रता थी कि मैं अपना रास्ता चुनूं। और वो बात अभी 10 साल पुरानी हो गई, वो ठीक है, वो सक्सेसफुल है, बिना प्रशांत किशोर के बहुत सक्सेसफुल हैं। और मैंने भी अपने लिए जो जगह बनानी थी वो अपने लिए अपनी छोटी मोटी जगह बनाई हुई है। तो दोनों का हर समय साथ में रहना कोई ज़रूरी नहीं है।
मैंने जितने दिन उनके साथ काम किया वो ईमानदारी से जो कर सकता था वो किया। उन्होंने मुझे, जब तक मैं उनके साथ काम कर रहा था, उन्होंने मेरे साथ कोई गलती करी नहीं। लेकिन आप साथ में चलकर दो व्यक्ति, दो संस्थाएं, दो सोच अलग अलग हो सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो बात प्रतिमा ने छेड़ी है बीजेपी की, तो मुझे एक साउंड बाइट याद आ गई नीतीश कुमार जी की, आपके पुराने साथी की। जी सुनते हैं क्या कहा था उन्होंने आपके बारे में। बहुत चर्चा है सर प्रशांत किशोर को लेकर, सर ट्वीट कर रहे हैं सुशील मोदी पर। एक सब लोग आजाद है अपना अपना राय रखें, समझ गए ना। एक व्यक्ति क्या चिट्ठी लिखे, क्या कि उस पर हम कहते, कोई ट्वीट कर रहा है तो ट्वीट करें, उसको क्या मतलब है। जब तक किसी की इच्छा रहेगी पार्टी में रहने की, रहेगा, कहीं जाना चाहेगा जाएगा। हम लोगों की पार्टी अलग किस्म की पार्टी है भाई। ये ट्वीट का हमारे यहाँ क्या मतलब है बताइए ना। सब हम लोगों का साधारण कैटेगरी के लोग हम लोगों के यहाँ हैं, आम लोग हैं। कोई इतने बड़े इंटेलेक्चुअल्स लोगों की वाली पार्टी तो ये है नहीं, बड़े लोगों वाली पार्टी। लेकिन भाई हम तो इज्जत देते हैं, हम तो सबका सम्मान करते हैं। लेकिन अगर इन सब चीजों में कोई बात है तो अपना अपना ओपिनियन, हमारे पार्टी को इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं। किया जा रहा है वो बीजेपी के नेता है, आपके सहयोग छोड़िए ना, अपना मतलब जहां जाए। अब वो आया कैसे भाई, हमको अमित शाह जी कहे ज्वाइन कराइए, ज्वाइन कराए। तभी सब हमसे क्या के लिए पूछ रहे हैं भाई। कोई कुछ करता है तो मन और होगा, कहीं जाने का मन होगा, स्ट्रेटजिस्ट के रूप में किसी किसी का काम करता है। जी अमित शाह के कहने पे गए थे भाई, ये तो नीतीश कुमार ही बता सकते हैं। और आपके सारे जो पत्रकार मित्र बैठे हुए हैं, आपको लगता है कि अमित शाह जिसके कहने की बात को नीतीश कुमार की आज ये ताकत है कि वो ना कह दें? अगर मैं अमित शाह जी के कहने से उनकी दल में ज्वाइन किया होता तो नीतीश जी कभी ऐसी उनकी हिम्मत हो सकती थी कि वो मुझे हटा दें उस पार्टी से? तब तो फिर आप पूरी दुनिया, पूरी गंगा ही उल्टी बहा रहे हैं। बाकी कहने का अपना तरीका है। नीतीश जी से मेरे बहुत अच्छे संबंध है। नीतीश जी को तो वो झूठ बोल रहे हैं। अब देखिए वो मैं हमको तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है ना, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। मैं नीतीश जी से, मैंने पब्लिकली कहा है, नीतीश जी के साथ जितने दिन मेरा रिलेशन रहा, अभी भी बहुत अच्छा रिलेशन है। मैं जितने दिन उनके साथ काम करता था, उनसे और मेरा पिता पुत्र का रिलेशन रहा है। उन्होंने मुझे अपने बेटे की तरह ही रखा, मैं भी उनको पिता की तरह ही सम्मान देता था। बाकी राजनीतिक जो विचारधारा है या किसी विषय पे अगर मत भिन्नता हो गई तो उनका काम है कि भाई कुछ कहें जिससे मेरी क्रेडिबिलिटी खराब हो। मैं कुछ कहूँगा जो मुझे लगता है कि वो गलत कर रहे हैं, तो ये उनका ये प्रयास था डेस्परेट। मैंने उसके बाद ट्वीट करके भी कहा कि वो भी मुझे यही बताएं कि भाई उनको लगा कि भाई ये आदमी, वो बीजेपी के साथ है, मैं बीजेपी के दूसरे साइड जा सकता हूँ, तो उसको ब्लॉक करने के लिए या जिस साइड में आप जा रहे हैं वहाँ आपकी क्रेडिबिलिटी कम हो, तो इस तरह का एक बयान डाल दिया। बाकी ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। भगवान उनको और उनको मेरी ओर से खूब शुभकामना है। और उस समय 110 एमएलए के पार्टी थे, अभी 40 एमएलए की पार्टी है। हमको निकाल दिया तो बहुत अच्छा है, हमें तो क्या दिक्कत है। प्रशांत किशोर जहाँ थे वहीं हैं, मैं उस समय भी कुछ नहीं था, आज भी कुछ नहीं हूँ। वो 110 एमएलए की हम्बल भी नहीं है, 110 एमएलए की पार्टी थे, आज 40 एमएलए की पार्टी है। तो आप पर और आपके दर्शकों पर छोड़ता हूं कि उनके विवेक की बात। एक और उसमें उन्होंने सीरियस बात की, मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि भाई हम लोग गरीब देश, गरीब राज्य, साधारण, ये मुसीबत है, इससे मुझे परेशानी है। बिहार के लोग गरीब ही रहें, बिहार के लोग ट्वीट न जाने, बिहार के लोग मतलब उनको टेक्नोलॉजी न समझ में आए। अरे ये आप अपने कमियों को अपना वर्च्यू बना लिया आपने, और लोगों को ये बता रहे हैं कि भाई आप इसी तरह से रहिए। आप बिहार के हैं इसलिए आपको ट्वीट नहीं करना चाहिए। भाई खुद ही ट्वीट कर रहे हो यार सुबह शाम। नीतीश जी खुद ही 4 ट्वीट रोज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब उनकी बात का क्या अंदाज, क्या बोले आप? आगे बढ़ूं? नहीं, बिल्कुल अच्छा है। आपने चूंकि 5 साल पुराना बाइट ने, और देखिए उनकी बात किस संदर्भ में ये बात हुई। सीए एनआरसी को लेकर पार्टी के भीतर 2 बड़ी बैठकें हुई। एज ए वाइस प्रेसिडेंट मैं भी उसमें पार्टिसिपेंट था, जेडीयू की। और दोनों जगह इन्होंने लंबे लंबे लेक्चर दिए कि सीए एनआरसी क्यों देश के हक में नहीं है, और रेजोल्यूशन पास किया गया कि सीए एनआरसी के हम विरोध में हैं। पार्लियामेंट में वोट हुआ तो इस व्यक्ति के नेतृत्व की पार्टी ने पार्लियामेंट में उस बिल के सपोर्ट में उन्होंने वोट कर दिया। मैंने उनको फ़ोन पर बात करी कि साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, किस आधार पर चेंज कर रहे हैं?
तो उन्होंने कहा आप आइए बात करेंगे। मैं उनके यहाँ गया, मैंने उनसे बात करी, मैंने उनको कहा कि साहब ये नहीं होना चाहिए। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि भाई बिहार में CAA NRC लागू नहीं होगा। तो मैंने कहा फिर अगर जब आप बिहार में लागू होगा नहीं तो वहाँ पर फिर वोट क्यों किया आपने? तो चलिए वो तो व्यवस्था है, वो करनी पड़ती है। तो अब आप नीतीश जी भाई पार्लियामेंट में आप वोट बिल के सपोर्ट में कर रहे हैं, बिहार में आप उसके विरोध में खड़े हैं और दूसरों का कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं। अगला सवाल आशीष। प्रशांत जी, मैं वापस लाता हूँ ज़रा कांग्रेस के सवाल पे जो सुमित जी ने पूछा, पंकज जी ने। सुमित जी का जो सवाल था उस पर भी आता हूँ। मेरा दूसरा सवाल है वो बड़ा पॉइंटेड था, आपने उसका बड़ा वेग जवाब दे दिया। पहला तो मेरा ये सवाल है आपसे, क्योंकि आपने राहुल गांधी के साथ बहुत करीबी से काम किया, फिर नए दौर की आप लोगों की बातचीत भी चली। क्या राहुल गांधी में मादा है कि वो नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सके? अभी जब आप, इससे जुड़ा ही सवाल पूछ रहा हूँ, अभी जब आपकी इंटरेक्शन चल रही थी, इतनी बातचीत चल रही थी, उस दौरान, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हमारी जानकारी है कि आपने पूर्णकालिक अध्यक्ष की भी बात की कि प्रेसिडेंट फुल टर्म का होना चाहिए। अगर आप पार्टी के साथ होते, एज अ स्ट्रैटेजिस्ट आपका पिक कौन होता उस पद के लिए, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी, या फिर जैसा सुमित जी ने आपसे पूछा था कि किसी नॉन गांधी को इस क्राइसिस में, जब गांधी परिवार एकदम डिस्क्रेडिट हो चुका है, सत्ता दे देनी चाहिए? और फिर से उसका भी जवाब दीजिएगा कि राहुल गांधी में आपको वो मादा दिखता है कि नहीं? देखिए, किसमें मादा है और किसमें नहीं है, कोई एक व्यक्ति इंक्लूडिंग मी इसका जवाब देना मतलब बिल्कुल एक ओपिनियन है। जैसे ये तो देश की जनता ही तय कर सकती है कि किसमें मादा है और किसमें मादा नहीं है। तो कोई एक व्यक्ति का ओपिनियन, उसका कोई महत्व नहीं है। आपके जहां तक आपने ये ओपिनियन का वजन है नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने घाट घाट का पानी पिया है, देश भर का एक्सपोजर आपके पास है, आप के शब्दों का इस्तेमाल करूं। घाट घाट का पानी पी लिया है, इसलिए भी इस तरह के सवालों का जवाब नहीं देंगे। कोई नहीं, व्यू तो होगा ना। मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरा व्यू होगा वो व्यू उनको पर्सनली मैंने बताया होगा, उसको पब्लिकली तो बताऊंगा नहीं। ये मानकर आप चलिए कि जितनी भी बातें कांग्रेस के रिवाइवल या उनके मजबूती के लिए मेरे दिमाग में, मेरी समझ में आई होगी, वो सारी बातें उनसे मैंने बताई होंगी। उसको मानना और नहीं मानना ये उनका एकाधिकार है, ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो और मैंने राहुल जी के साथ कोई लंबा समय तक मैंने काम नहीं किया है। एक बात जो बार बार आप लोग मिस करते हैं, देखिए हमारे और राहुल गांधी में कोई समानता नहीं है, वो बहुत बड़े लोग हैं। तो मैं उनके विषय में ओपिनियन रखूं, मैं उनको बताऊं क्या करना है, ये ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं संभव है। मैं साधारण परिवार से उठकर आया हुआ लड़का हूं, वो ऐसे परिवार से आते हैं जहां तीन चार प्रधानमंत्री रहे उनके परिवार से। वो देश के सबसे मतलब कुछ समय पहले तक देश की नंबर 1 फैमिली रही है। मेरी क्या औकात है कि मैं उनको बताऊं कि आपको क्या करना चाहिए और आपको नहीं करना चाहिए। आपसे सलाह लेने के लिए आपको बुलाते हैं। अगर आप मुझे सलाह लेने, सबसे नंबर 1 फैमिली आपको बुला रही है, अगर बुला रही है तो मैंने ईमानदारी से उनको वो बताया। और प्रोफेशनलिज्म की ये मर्यादा है कि जो बात मैंने प्राइवेट में उनसे करी, तो उसको इस मुद्दे पर अंदर बात हुई थी, इसका मतलब बिल्कुल बात हुई होगी। और मुझे किसी दूसरे इंटरव्यू में किसी ने पूछा आपकी पसंद क्या है, तो मैं उस बात पे आपको कह सकता हूं कि आज की परिस्थिति में अगर आप कहेंगे तो मुझे लगता है कि उनको सोनिया गांधी के साथ ही कंटिन्यू करना चाहिए। ऐसा क्यों? आपको प्रियंका गांधी में वो स्पार्क नहीं दिखता? अब फिर ये बात क्या, देखिए मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा। मुझे एक किसी ने ऑब्जेक्टिव सवाल करा था कि अगर इन तीनों में से पिक करना होगा तो आप किसको पिक करेंगे। मैंने उस समय मेरा जवाब ये दिया था कि सोनिया, क्योंकि जब आपके लिए डिफिकल्ट टाइम है जी तो यू शुडंट रॉक योर बोट ड्यूरिंग योर डिफिकल्ट टाइम। दिस इज माई assessment or my opinion, could be wrong. You could create a support system around her, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो उनके साथ ही जाए तो बेहतर है। लेकिन ये पार्टी का फैसला है, हम तो बाहर से बैठ के कोई कमेंट्री कर सकते हैं, उसका कोई वैल्यू तो है नहीं। सर एक मेरा दूसरा छोटा सा सवाल है। अब ये जो दूसरा लाइन मैंने कहा ना कि मेरे ओपिनियन का वैल्यू नहीं, इसको आप काट दीजिएगा और हेडलाइन बनाकर चलाइएगा कि प्रशांत किशोर ने कहा सोनिया गांधी। प्रशांत जी, मेरा दूसरा सवाल एक छोटा सा बस ये है कि देखिए बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाती है, फिर से मैं राहुल गांधी जी के साथ, क्योंकि आपने चलिए सीमित ही काम किया है। मैंने उनके साथ काम नहीं किया है, कई मौकों पर हम जानते हैं एक दूसरे को, बातचीत होती रहती है, वो ठीक बात है। आपने कई चीज़ें उनको सलाह भी दी होंगी। अक्सर ये कंट्रोवर्सी हो जाती है कि राहुल गांधी बड़े इनकन्सिस्टेंट पॉलिटिशियन है, बड़े बड़े मसले होते हैं और वो विदेश चले जाते हैं। अभी 2 रोज़ पहले की बात है, एक तस्वीर बड़ी वायरल हो गई काठमांडू की। मैं आपसे पूछना इसलिए चाहता हूँ कि अगर आप स्ट्रैटेजिस्ट आज की तारीख में उनके होते, तो क्या मौजूदा परिस्थिति में जब नरेंद्र मोदी नाम की चुनौती उनके सामने खड़ी है, क्या आप उनको ये सलाह देते कि इस तरह की तस्वीरें भारत की संस्कृति को देखते वो अवॉइड करनी चाहिए, या इट्स ऑल गुड, नो प्रॉब्लम, कैरी ऑन? मैं तो बड़ा खुश हूँ कि भाई मैं स्ट्रेटेजिस्ट नहीं हूँ उनके साथ अभी।
आपने जवाब दे दिया मेरे सवाल का। अखिलेश अगला सवाल पूछेंगे। अखिलेश बिहार से। हाँ, मेरा भी गृह राज्य बिहार है। लंबे वक्त से दरअसल एक चीज़ मैं वहाँ पर देख रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ, और अब तो लगता है जैसे वो मान लो कोई जुमला हो गया हो, विशेष राज्य का दर्जा। आपको क्या लगता है कि वाकई में विशेष राज्य के दर्जे से बिहार का कुछ भला हो सकता है, और अगर नहीं मिल पा रहा है तो वजह क्या नज़र आती है आपको? देखिए, अगर दर्जा मिल जाए तो डेफिनेटली फ़ायदा होगा, बिकॉज इट विल गिव यू मोर रिसोर्सेज। लेकिन क्यों नहीं मिल पा रहा है, इसका सवाल, ये सवाल तो आपको माननीय मुख्यमंत्री जी से करना चाहिए था। जो समय आपने उनसे व्यर्थ कर दिया मेरे बारे में पूछने के लिए, उनसे ये पूछना चाहिए था कि साहब, सरकार आपकी है बिहार में और केंद्र में भी, तो और आप एनडीए के सबसे कद्दावर बड़े नेताओं में हैं, कम से कम अब तो विशेष राज्य का दर्जा दिलवा दीजिए। चूक गए वो। अब चूक गए कि नहीं चूके, ये तो जनता को तय करने दीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि पहली बार बिहार में पिछले 15-20 साल में, अगर मुझे ठीक याद आ रहा है, राज्य में उसी फॉर्मेशन की सरकार है जिसकी केंद्र में सरकार है। क्योंकि पहले नीतीश जी का ये कहना था कि जब वो लोग, पहले एनडीए की सरकार थी, उस समय केंद्र में यूपीए की सरकार थी। फिर जब महागठबंधन की सरकार हुई, उस समय एनडीए की सरकार दिल्ली में थी। पहली बार 2017 के बाद ऐसा हुआ है कि बिहार में भी उसी फॉर्मेशन, पॉलिटिकल फॉर्मेशन की सरकार है जिनकी की केंद्र में सरकार है। तो उनको मिल के इसका रास्ता निकालना चाहिए। अगर नहीं निकाल रहे हैं तो उसका जवाब सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी दे सकते हैं। एक छोटा सा और सवाल है कि जातिगत जनगणना को लेकर आपकी क्या राय है, हो या ना हो? देखिए, जो भी इंफॉर्मेशन एडिशनल या अदरवाइज अगर मिलने से सरकार की नीतियों को बनाने में, उनको क्रियान्वित करने में मदद मिलती है, वो होना चाहिए। अगर सरकार ऐसा समझती है कि जातिगत जनगणना करने के से उनके पास वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आएंगी जिससे कि वो स्कीम्स को या योजनाओं को बनाने में, उसको टारगेट करने में बेहतरी लाई जा सकती है, तो उसको करना चाहिए। तो उस नज़रिए से मैं उसके पक्ष में हूँ। चलिए अगले, प्रोवाइडेड उसको आप ठीक से कर पाएँ। क्योंकि देखिए, जातिगत जनगणना को राजनीतिक तौर पे इतना तूल दिया जा रहा है। ज़्यादातर लोग, आप लोग तो जरूर जानते हैं कि एक प्रयास पिछले सेंसस में किया गया है, और वो जनगणना होने के बाद रिपोर्ट को पब्लिश नहीं किया गया जी, और उसका आधार ये दिया गया है कि भाई जो फिगर्स निकल के आए वो कोट अनकोट डिस्टॉर्टेड दिख रहे थे। तो मेरी समझ से होना चाहिए, लेकिन उस अनुभव से सीखते हुए इस तरह से होना चाहिए ताकि आपको सही डेटा मिल पाए। चलिए, तीर्थेश जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, सवाल पूछना चाहते हैं। ये मैं भी बिहार से ही हूँ, और मेरा सवाल दो सवाल मुझे भी पूछना है। पहला सवाल, जो आप स्ट्रैटेजिस्ट हैं, वो इंडिया में कॉन्सेप्ट 2014 में संभवतः आया, इससे पहले नहीं देखा गया था। ये क्या आप अमेरिकन पॉलिटिक्स में कार्ल रोव, जो 2004 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश का कैंपेन को किए थे, और मैं बहुत सारी समानता उसी में देख रहा हूँ जो आपकी स्ट्रैटेजी है। और क्या आप उनसे इंस्पायर हुए हैं? क्या आप उनको पढ़ते हैं या जानते हैं? क्योंकि उन्होंने 1994 में जब बुश टेक्सास में गवर्नर के लिए लड़े थे तो उसमें भी स्ट्रैटेजी तैयार किए थे। उनका भी स्ट्रैटेजी बहुत हद तक आपसे बहुत ज़्यादा सिमिलर है, माइक्रो डेटा पर काम करना। और दूसरा सवाल है, जो क्या मैं अमेरिकन पॉलिटिक्स से आंध्रा पॉलिटिक्स पर आऊँगा। आंध्रा पॉलिटिक्स में अगर इंस्टेंसेस देखें, जो आप पदयात्रा की बात करते हैं, वो तीनों पदयात्रा काफ़ी सक्सेसफुल रहे और तीनों पॉलिटिशियन ये सीएम बने। 2004 में वाईएसआर सीएम बने पदयात्रा के बाद, 2014 में ये चंद्रबाबू नायडू बने और फिर जगन मोहन रेड्डी बने। तो क्या वो पदयात्रा आप सीएम बनने के लिए कर रहे हैं? देखिए, जो आपने पहला सवाल किया, मतलब मैं उस व्यक्ति का नाम ही नहीं जानता हूँ जिसका आपने जिक्र किया, आपने ऐसा सवाल किया कि मैं उनसे इंस्पायर्ड हूँ। जब कुछ आप करते हैं और उसमें थोड़ी बहुत आपको सफलता मिल जाती है तो इस तरह की किंवदंतियाँ बन जाती हैं। लोग आपको बताने लगते हैं कि भाई बहुत बड़े विजनरी हैं, इन्होंने ये सोचा, इस तरह का काम किया, इस पूरे विधा को शुरू किया। जो आपने सवाल किया कि 14 से पहले ये नहीं होता था, ऐसी बात नहीं है। अगर आप चुनावों को देखेंगे तो जितने सालों से यहाँ चुनाव होते रहे हैं, वो छोटे स्तर पे या कैंडिडेट के स्तर पे ये चीज़ हमेशा से होती रही है। बोलचाल की भाषा में जो कैंडिडेट चुनाव लड़ता था, चुनाव लड़ने के समय वो अपने परिवार, मित्र, दोस्त और जिसको भी वो जानता था उसमें से सबसे अच्छे लोगों को चुनाव के दौरान बुलाना, उनकी मदद लेना ताकि उनकी चीज़ें बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज हो। कोई उसके खाने की जिम्मेवारी लेता था, कोई उसके प्रचार प्रसार की जिम्मेवारी लेता था,
कोई उनके फिनांस को संभालता था, कोई उनके स्पीच को लिखता था। ये चीज़ भारतीय इलेक्शंस में हमेशा से रही हैं। हम लोगों ने 2014 के बाद शायद उसको एक बड़े स्केल पर और एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से कर दिया। तो ये करने के लिए आपको किसी अमेरिका में किसी व्यक्ति, किसी सज्जन से इंस्पायर होने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ भारतीय इलेक्शंस का हिस्सा हमेशा से रही है। ये कोई मेरी सोच नहीं है, मैं इसका क्रेडिट कभी ले नहीं सकता हूँ। ये हमेशा से ऐसा रहा है। चुनाव के दौरान, चुनाव ही क्यों, आपके घर में बेटी की शादी है तो आप घर, दोस्त, मित्र उन सबको बुलाते हैं जो कि आपको उस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में बेहतर तरीके से मदद कर सके। ये उसी तरीके का है। चुनाव के दौरान आपको सैकड़ों चीज़ों को मैनेज करना है। मैनेज करने के लिए आप कई लोगों को जोड़ते हैं जो आपकी मदद करें उस चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से कर पाने में। उस चीज़ को जब आप बड़े स्केल में 200, 300, 400 कैंडिडेट्स के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए एक संस्था बना दी गई। फिर आप उस संस्था को लेकर आपने किताब लिखनी शुरू कर दी, उस पर चर्चाएं शुरू कर दी। काम वही कर रहे हैं मोटे तौर पे जो पहले से लोग कराते रहे हैं, करते रहे हैं साथ में। दूसरा सवाल, ऑर्गेनाइज फॉर्म में तो था, उसको थोड़े बड़े स्केल पे कर दिया गया, इसलिए आपको लग रहा है कि इस पे चर्चा होने लगी, इस पे थीसिस लिखा जाने लगा, एक डोमेन सो कॉल्ड बन गया है। वो ठीक है, लेकिन ये समझ, ये विधा, ये इस तरह के काम हमेशा ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से इंडिविजुअल लेवल पे हमेशा से चुनाव के हिस्सा रहे हैं। उनके दूसरे सवाल का जवाब, पदयात्रा वाला आंध्र प्रदेश। पदयात्रा का देखिए, पदयात्रा का मैंने पहले भी बताया, सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उसके पीछे की जो सोच है वो ये है कि मैं बिहार में नीचे से पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पे खड़ा नहीं हुआ हूँ। जैसा लालू जी ने बताया मेरे लिए कि मैं तो बाहर से घाट घाट का पानी पीकर बाहर से घूमकर आ रहे हैं, तो मुझे अपनी विश्वसनीयता बनाने के लिए, मुझे वहाँ ज़मीन पर उतरकर चीज़ों को समझने के लिए, लोगों से कनेक्ट बनाने के लिए किसी दूसरे नेता के मुकाबले मुझे ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा। मान लीजिए कि लालू जी के लड़के हैं तेजस्वी जी, उनको ये प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो लालू जी के लड़के हैं। मैं तो, मेरे पिताजी इतने बड़े आदमी नहीं थे, तो मुझे तो वो मेहनत करनी पड़ेगी जाके ग्राउंड पर, मुझे वो प्रयास करना पड़ेगा, लोगों के पास जाना पड़ेगा, उनसे वो संवाद स्थापित करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि भाई मेरे पिताजी मुख्यमंत्री थे इसलिए मेरी भी बात आप मानो, मेरे पे भी आप विश्वास करो। मुझे तो वो बात बतानी पड़ेगी कि कौन हूँ मैं क्या आपसे कहना चाह रहा हूँ, और जब ये विश्वास पैदा करूँगा तभी ये बात आगे बढ़ेगी। प्रशांत जी, नेक्स्ट सीएम आप ही हो। मैं अब तो भाई भारतीय लोकतंत्र में ऐसी कोई विधा है नहीं कि जिसमें पॉलिटिक्स ज्वाइन किए बगैर आप सीएम हो जाए। तो प्रशांत जी, क्या ये बात मानी जाए कि सीएम बनने के लिए लड़ाई है या उसके पहले? बिहार को बदलने की लड़ाई है। अगले 10 साल में, अगले 10 साल 15 साल में बिहार को आगे बढ़ाने के लिए एक नई सोच और नए प्रयास की लड़ाई है। अगले 10 साल 15 साल में बिहार देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो, इस बात की लड़ाई है। और इस बात की लड़ाई है कि आप अपने एक्सपेक्टेशंस को बिहार के लोगों की क्षमताओं के अनुरूप उन डिलीवरी करके दिखाइए। बिहार के लोगों की गरीबी, कमजोरी या अशिक्षा को वर्च्यू बनाकर राज करने का जो तरीका है, और ये कहना कि लालू जी के टाइम में ज़्यादा खराब था, मेरे टाइम में थोड़ा कम खराब है, ये स्थिति रुकनी चाहिए, ये स्थिति बदलनी चाहिए। ठीक है कि लालू जी के टाइम में बिजली नहीं आती थी और नीतीश जी के ज़माने में बिजली आ गई, लेकिन इसके साथ साथ ये भी सच्चाई है कि पर कैपिटा बेसिस पे प्रति व्यक्ति इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बिहार में आज भी देश में सबसे कम है। तो अगर आप एक बल्ब जला पाए हैं उसके लिए आपका साधुवाद, आप उसके लिए 15 साल से चीफ मिनिस्टर भी हैं, लेकिन बिहार के लोग हमेशा एक बल्ब ही जला कर रहे हैं, ये भी ठीक बात नहीं है। बिहार के लोग भी ये समझना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ भी कूलर लगे, हमारे यहाँ भी एसी लगे, वो स्थिति भी तो बननी चाहिए। पटना लालू जी के ज़माने में नीतीश जी कहते हैं भाई 6 बजे बंद हो जाता था, अभी 10 बजे तक खुला रहता है। लेकिन बिहार का युवा, बिहार के लोग तो ये जानना चाह रहे हैं कि पटना भी कभी बेंगलोर की तरह होगा क्या, पटना भी कभी हैदराबाद की तरह बनेगा क्या, वो भी तो बात होनी चाहिए। इसकी लड़ाई है। बिल्कुल बेबाक हो गया बात कर रहे हैं, कार्यक्रम के आखिरी पलों में हम आ चुके हैं। एक रैपिड फायर राउंड आपके साथ खेलना चाहता हूँ। आपको विकल्प नहीं, आपके पास 2 विकल्प मैं दूंगा, एक विकल्प को चुनना है, ठीक है? मैं स्किप कर सकता हूँ। आप मेहमान हैं तो मान लेंगे हम चाहेंगे नहीं कि आप स्किप करें। नरेंद्र मोदी या सोनिया गांधी, कौन बेहतर? किस चीज़ में? एज ए पॉलिटिशियन। भाई देखिए, जो अब फिर ये आपने रैपिड फायर रखा है तो मैं वो बोल नहीं सकता हूँ। किसी दूसरे देश की एक महिला का, इटली से एक महिला का आकर जिस तरह का प्रभाव या जिस तरह की औरा राजनीतिक शक्ति उन्होंने यहाँ देश में बनाई, वो अपने आप में बहुत बड़ा कमेंडेबल चीज़ है।
मोदी जी जहाँ से आके एकदम बिल्कुल निचले स्तर से आकर और जहाँ पहुँचे वो भी बहुत कमेंडेबल है। दोनों अलग अलग बात है, उन दोनों को कंपेयर करके बता पाना बहुत मुश्किल है। आप पदयात्रा क्यों कर रहे हैं? आपको तो डिप्लोमेट होना चाहिए। भाई मैं ईमानदारी से बैलेंस करके चल रहे हैं। मैं बैलेंस करने की बात नहीं है, जो सच्चाई है देखिए, ये बाइनरीज में जो ये आपके दर्शकों के लिए भी है, हर चीज का आंसर बाइनरीज में नहीं हो सकता है और होना भी नहीं चाहिए। बात की गंभीरता और बात की उसके संदर्भ को समझना, उसकी गहराई को समझना, उसके नुएंसेस को समझना, हर चीज व्हाट्सएप पे और हर चीज ऑब्जेक्टिव नहीं है। कुछ चीज़ों का जवाब सब्जेक्टिव ही होना चाहिए। हमने तो सुना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए जो तमाम चीज़ें फैलाई जाती हैं उसमें आपकी टीम का बहुत बड़ा हाथ है। इस देश में लोगों का ब्रेन वॉश करने में जब प्रशांत किशोर जी राजनीतिक सिस्टम में आए, लोगों की मदद करने लगे, तो आपकी टीम ने इस चीज़ को बहुत फैलाया और इस चीज़ की ताकत बना दी है राजनीतिक पार्टियों। 2014 में जब मैं बीजेपी के साथ काम कर रहा था तब व्हाट्सएप इतनी बड़ी चीज़ नहीं, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं था। जस्ट फॉर योर व्यूअर्स टू नो, बस बाकी लोग समझदार हैं, समझने वाले। चलिए हम वापस रैपिड फायर पे आते हैं। 2 किरदार के नाम ले रहा हूँ, उससे एक को पसंद करना, बताना है क्यों। चाणक्य या चंद्रगुप्त? चाणक्य। क्यों? उन्होंने बनाया। चंद्रगुप्त की अपनी सारी खूबियों और ताकत के बावजूद उनको बनाने वाले तो चाणक्य थे, तो उस हिसाब से चाणक्य। और मेरा ये पर्सनल प्रेफरेंस है, शायद गलत भी हो सकता है। अगला सवाल, बिहार या दिल्ली, कहाँ की राजनीति पसंद है? बिहार। राहुल या प्रियंका, कांग्रेस के लिए कौन बेहतर है? ये कांग्रेस को तय करना है। कांग्रेस के लिए अच्छा क्या है, गांधी परिवार का अध्यक्ष या गैर गांधी अध्यक्ष? आज के संदर्भ में गांधी परिवार। और मोदी के बाद बीजेपी का सबसे सक्सेसफुल नेता कौन होगा, अमित शाह या योगी आदित्यनाथ? आज की तारीख में तो अमित शाह ही हैं। अरे बात सच है कि आप अमित शाह के पसंदीदा लोगों में से एक हैं? अमित शाह के पसंदीदा, अभी तक तो मैं ये सुनता रहा हूँ कि मेरा और अमित शाह, तभी तो उन्होंने वहाँ आपको भेजा था। भाई उनको, उनकी बात छोड़िए, नीतीश जी की बात को आपको गहराई से ही समझना चाहिए, उसके फेस वैल्यू पर मत जाइए। जो नीतीश जी बोलते हैं उसके पीछे कई बातें होती हैं। नहीं, मैं अभी जो 10-15 साल से जो सुनता रहा हूँ कि भाई मोदी जी से मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं, अमित शाह जी से मेरा झगड़ा है, आप उल्टी बात फिर बता रहे हैं। आप बताइए ना सच्चाई क्या है। नहीं, मेरे दोनों के साथ अच्छे संबंध हैं। उतने ही अच्छे जवाब प्रेडिक्टेबल होते नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ वो अच्छे संबंध है। भाई वो देश के प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर है। एक देश का नंबर 1 सबसे ताकतवर व्यक्ति है, दूसरा दूसरे नंबर पे है। एक साधारण सा व्यक्ति प्रशांत किशोर, मैं आप ये तय नहीं, इन इक्वेशंस में आप नहीं तय करते हैं, ये वो तय करते हैं कि आपसे संबंध उनका अच्छा रहेगा या खराब रहेगा। किसी आपने कहा राहुल गांधी प्रियंका, भाई मैं नहीं तय कर सकता हूँ, ये वो तय करते हैं कि वो आपसे संबंध रखना चाहते हैं नहीं रखना चाहते हैं, और अगर रखना चाहते हैं तो किन शर्तों पर रखना चाहते हैं, ये मैं नहीं तय कर सकता हूँ। भाई ये सब सवाल इसलिए आपसे पूछे गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसा प्रोग्राम आपके साथ इसलिए किया जा रहा है प्रशांत भाई कि आप चुनावी रणनीतिकार हैं और इस देश ने पहला रणनीतिकार देखा जो कांग्रेस की मदद करता है, जो भाजपा की मदद करता है, जो उद्धव ठाकरे से मिल लेता है, जो ममता के साथ बैठता उठता है, जो अरविंद केजरीवाल के साथ है। तो ऐसी शख्सियत कोई नहीं थी, इसीलिए तो गॉड हैज बीन काइंड। तो अब आखिरी सवाल, रैपिड फायर राउंड खत्म करूंगा। एक चीज सुनना पड़े, एक साथ अगर 2 लड्डू आपके पास आए, एक पे लिखा हुआ है बिहार का मुख्यमंत्री, एक पे लिखा हुआ है देश का प्रधानमंत्री, कौन सा उठाएंगे प्रशांत किशोर? आप बिहार की बातें कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, दोनों को छोड़कर पानी के लिए भागेंगे। पानी पीने के लिए भागेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत भाई, आप आए, अच्छे से लेके बात की हम लोगों के साथ। तो प्रशांत किशोर के साथ तमाम वो सवाल, तमाम वो लंबी बातचीत आपने देखी सुनी। उम्मीद करते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये पहला एपिसोड आपको अच्छा लगेगा और किन किन खास मेहमानों से आप मुलाकात करवाना चाहेंगे, मिलना चाहेंगे, हमको ज़रूर अपने फीडबैक दीजिएगा। और एबीपी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।